सो गाइस वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 26 जैन का। ठीक है, मैंने 25 जैन का न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी और जनरली संडे को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती भी नहीं है। ठीक है, तो संडे का मैं मोस्टली नहीं करूँगा, लेकिन अगर संडे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी तो मैं उसे या मंडे में कर लिया करूँगा या उसका कुछ पार्ट मैं ट्यूसडे में कर लिया करूँगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम उसको कवर कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर रखा है, वहाँ पर मैं इन सारे सेशंस की पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन की और पुराने सेशन की, तो आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मेरे आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस पर्टिकुलर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं कंटेंट की ओर। तो आज मैंने ये 8 टॉपिक्स को पिक किया है। मुझे लगता है ये 8 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके इनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जो मे बी फंडामेंटल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंस में। तो हम पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो पहला न्यूज़ क्या बोल रहा है कि ECL वर्सेस क्रॉप साइकिल, व्हाई इंडियाज न्यू बैड लोन्स रूल क्लैश विद एग्रीकल्चर रियलिटी। तो नॉर्मली क्या है, यहाँ पर आरबीआई ने भी एक ड्राफ्ट निकाला था जिसमें उन्होंने बताया एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो जनरली क्या होता है, मैं आपको जनरल आइडिया देता हूँ, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है हम उस पर डिस्कस करेंगे और फिर हम बाकी चीज़ें भी इसकी जो चीज़ें हैं उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, आरबीआई ने 3 चीज़ों में एक लोन को डिवाइड कर रखा है। पहले तो होता है एक स्टैंडर्ड लोन। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लोन जो एक गुड लोन है, नॉर्मल लोन चल रहा है। ठीक है, जो उसका बोरोवर है वो मंथली पेमेंट कर रहा है और कंटिन्यूस का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे हो रहा है। ठीक है, तो वो गुड लोन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद आते हैं, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर बंदा पेमेंट ही ना करे, प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है उसको पे ना करे 90 दिन के लिए, ठीक है, 90 डेज के लिए, तो वो जो हमारा स्टैंडर्ड एसेट होता है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट। ये स्टैंडर्ड एसेट जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। ठीक है, उसको फिर बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर 90 दिन तक हमें बैंक को मतलब कुछ पैसा ना मिले, प्रिंसिपल ना मिले या इंटरेस्ट ना मिले। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो। लेकिन ये डायरेक्ट 90 दिन नहीं होते हैं, बैंक को पहले ही पता चल जाता है कि जो पर्टिकुलर लोन है ये एनपीए में कन्वर्ट होने वाला है, तो उसके लिए वो अलग से एक अकाउंट मेंटेन करता है जिसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो स्टैंडर्ड लोन से नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने में एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड लोन है, अगर स्टैंडर्ड लोन की बात आता है SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट, इसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। ठीक है, फिर आता है SMA 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। फिर आता है SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। फिर आता है एनपीए। और एनपीए के अंदर भी 3 कैटेगरी होती है। एनपीए में 3 कैटेगरी क्या होती है, पहली होती है सब स्टैंडर्ड एसेट, फिर होती है डाउटफुल एसेट, फिर आता है लॉस एसेट। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस चलता है। एक स्टैंडर्ड लोन एक नॉन स्टैंडर्ड या नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये पूरी प्रोसेस है। पहले स्टैंडर्ड लोन होता है, अगर उसकी कोई पेमेंट नहीं आती, तो अब मैं बताऊंगा, अगर किसी स्टैंडर्ड लोन की पेमेंट जो है 1 से 30 दिन तक नहीं आई, ठीक है, नहीं आई, तो बैंक क्या है, बैंक उस पर्टिकुलर लोन को कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको रख देगा स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में, तो वो जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में। फिर अगर वो 31 से 60 दिन तक नहीं आया, फिर अगले 31 से 60 दिन हो गए, ठीक है, ये यहाँ से देख रहे हैं हम। ठीक है, फिर 31 से 60 दिन हो गए, तो फिर बैंक क्या करेगा, उसको SMA 1 में रख देगा। फिर अगर 60 से 90 दिन तक नहीं आया, मतलब 61 से 90 डेज तक नहीं आया, तो बैंक क्या करेगा, तो उसे SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में रख देगा। और फिर जैसे ही +1 डे हुआ और हो गए 91 डेज, तो बैंक उसको बोल देगा कि ये है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी क्या है, 3 कैटेगरी है कि अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ और उसके बाद, अब यहाँ से एनपीए के बाद से कहानी है, अभी एनपीए के बाद 1 साल तक, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर या 12 महीने तक, अगर कोई भी लोन एनपीए कैटेगरी में पड़ा रहता है,
अगर एनपीए कैटेगरी में 12 महीने से अंदर या 12 महीने तक पड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। दूसरी जगह क्या, अगर एनपीए होने के बाद अग एनपीए में लोन अगर 12 महीने से ज़्यादा पड़ा रहता है, मतलब कोई पेमेंट नहीं मिलती है, तो उसको बोलते हैं डाउटफुल एसेट, ठीक है। अभी इन डाउटफुल एसेट में भी 3 कैटेगरी है, ठीक है। देखो, अगर कोई सब स्टैंडर्ड एसेट है जो कि एनपीए में पड़ा हुआ है 12 महीने तक या 12 महीने से कम तक, तो उसके लिए बैंक को अप्रॉक्सीमेटली 15% प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ये याद रखना। और डाउटफुल एसेट में अगर पड़ा हुआ है तो मतलब एनपीए जो है वो 12 मंथ से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। एनपीए में 12 मंथ से ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो डाउटफुल में भी कितनी कैटेगरी होती है, डाउटफुल 0, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3। तो डाउटफुल में क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर एनपीए जो है, हमारा जो लोन है, वो इस कैटेगरी के अंदर डाउटफुल कैटेगरी के अंदर 1 साल तक पड़ा रहता है या उससे कम तक पड़ा रहता है, तो बैंक को करनी पड़ती है 25% प्रोविजनिंग। अगर डाउटफुल 2 में कब आता है, अगर 1 से 3 ईयर तक डाउटफुल कैटेगरी में पड़ा हुआ है तो तब बैंक को करनी पड़ती है 40% प्रोविजनिंग, मतलब एक्स्ट्रा पैसा अपना निकाल के रखना पड़ता है अपनी खुद की कैपिटल में से। और अगर डाउटफुल 3 में होता है तो उसका मतलब 3 से ज़्यादा टाइम के लिए वो डाउटफुल कैटेगरी में है और अब करनी पड़ेगी बैंक को 100% प्रोविजनिंग, मतलब जितना लोन दिया है उतना ही पैसा आप बैंक को असाइड करना पड़ेगा अपनी कैपिटल में से, ठीक है। और फिर आता है लॉस एसेट। अगर ये सब हो जाए, अगर 12 मंथ से भी ज़्यादा हो जाए और फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाए, बैंक को लग जाए कि अब पैसा नहीं निकाल पाएंगे, अब अनकलेक्टेबल है ये पैसा, ठीक है, लोन, तो बैंक बोलता है अब ये है लॉस एसेट और अब इसका कुछ भी नहीं कर सकता। अभी जो 100% लोन 100% प्रोविजनिंग करी थी, मे भी थोड़ी और ज़्यादा करके उस पैसे को साइड में रख देना है, मतलब उसको लॉस एसेट बता देना कि अब ये पैसा नहीं मिल पाएगा बैंक को, ठीक है। फिर उसको राइट ऑफ की प्रोसेस में डालते हैं। राइट ऑफ अभी जो है अपनी बैलेंस शीट क्लीन करनी पड़ती है बैंक को, तो उसमें राइट ऑफ के अंदर डालते हैं। तो हमने देखा कि कैसे लोन चेंज होता है स्टैंडर्ड से एनपीए में। भाई पहले होता है गुड लोन स्टैंडर्ड, अगर 1 से 30 दिन तक ना भरे तो उसे बोलते हैं एसएमए 0। फिर अगर 31 से 60 दिन तक ना भरे उसे बोलते हैं एसएमए 1। अगर 61 से 90 डेज तक ना भरे तो उसे बोलते हैं एसएमए 2। लेकिन अगर जैसे ही 91 डेज हुए तो उसको बोल देंगे एनपीए, ये हो गया हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसमें होती है 3 कैटेगरी, एक होती है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। अगर एनपीए में पड़ा हुआ है लोन 12 मंथ तक तो बैंक को 15% की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो उस ऐसे टाइप के लोन को बोलेंगे सब स्टैंडर्ड। फिर अगर 12 मंथ से ज़्यादा एनपीए में पड़ा हुआ है तो फिर वो आ गया डाउटफुल कैटेगरी में। अब डाउटफुल कैटेगरी के अंदर होती है 3 कैटेगरी। अगर वो डाउटफुल कैटेगरी में 1 साल तक और पड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे डाउटफुल कैटेगरी ऑफ D1, ठीक है। तो उसके लिए 25% प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। और अगर डाउटफुल कैटेगरी में 1 से 3 ईयर तक पड़ा हुआ है तो फिर आएगा 40% की प्रोविजनिंग। अगर डाउटफुल 3 में मतलब 3 से ज़्यादा टाइम के लिए डाउटफुल कैटेगरी में पड़ा हुआ है तो उसके लिए 100% प्रोविजनिंग। और उसके बाद आता है लॉस एसेट, मतलब बैंक बोल देता है कि अब ये पैसा हम नहीं ले पाएंगे, कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। फिर क्लीनिंग ऑफ द बैलेंस शीट होती है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस की एक स्टैंडर्ड लोन एक एनपीए में कैसे कन्वर्ट होता है और फिर उसके अंदर क्या कैटेगराइज होता है। तो ये था बेसिक एक क्लियर करना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिस डिस्कशन रिवॉल्व्स अराउंड अ मेजर शिफ्ट इन हाउ बैंक हैंडल द बैड लोन्स। बैड लोन मतलब एनपीएस, ठीक है, उसका रिजर्व कैसे हैंडल करते हैं। द शिफ्ट अभी क्या है, पूरे जो मॉडल है वो इनकर्ड लॉस मॉडल से एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में हुआ। अभी हमने देखा ये हमने जो प्रोविजनिंग करी पहले 15% की कर रहे थे, है ना, फिर बीच में 0, अभी क्या होता है एसएमए में थोड़ी कम करनी पड़ती है। एसएमए जब जाता है 0, 1, 2 में जाता है तो लगभग 0.4% के अराउंड करनी पड़ती है, ठीक है। और फिर जब वो एनपीए हो जाता है उसके अंदर जब जाता है तो 15%, 25%, 40%, है ना, 100% करनी होती है। तो ये कब कर रहे हैं हम, ये प्रोविजनिंग हम तब कर रहे हैं जब हमें पता चल गया है कि अब ये पैसा जो है, मतलब जब ये लोन है वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया है, मतलब पहले लॉस हमें इंकर्ड हो गया है, मतलब हमारा जो लोन है वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया है, तब हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आरबीआई क्या बोल रहा है, आरबीआई का जो नया मॉडल है या आरबीआई का जो नया डायरेक्शन है या ड्राफ्ट है वो ये बोल रहा है कि तुम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस करो। मतलब जो चीज़ हुई नहीं है अभी और पर्टिकुलर जो आपका बोरोवर है उसके पूरी की पूरी बैलेंस शीट देखो, सब कुछ उसका चेक करो और फिर देखो कि क्या पता ये फ्यूचर में कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर देगा। अगर वो फ्यूचर में कोई डिफ़ॉल्ट कर देगा तो उसके लिए प्रोविजनिंग अभी से कर को प्रेजेंट में,
तो बोल रहा है जो चीज़ हुई नहीं है और अगर उसकी होने की संभावना है, उसके डिफ़ॉल्ट होने की संभावना फ्यूचर में है, तो प्रेज़ेंट में अभी ही पहले ही करके रख लो। इसमें क्या था, पहले वाले केस में जो इंकर्ड लॉस मॉडल था, उसके अंदर पहले से ही आप जब हो जाती थी चीज़ें, जब वो पास्ट में हो गई हैं, तब आप प्रेज़ेंट में प्रोविज़निंग कर रहे हो। तो यहाँ पर पास्ट प्रेज़ेंट का मॉडल था, यहाँ पर है फ्यूचर प्रेज़ेंट का मॉडल। फ्यूचर में अगर हो जाएँगी, अगर चांसेस हैं, बॉरोवर ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो आपको प्रेज़ेंट में वो करना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है, द शिफ्ट फ्रॉम द इंकर्ड लॉस मॉडल पास्ट प्रेजेंट वाले लॉस मॉडल से अभी फ्यूचर प्रेजेंट वाले लॉस मॉडल में जाना है, वो एक पैराडाइम शिफ्ट है दैट विल फोर्स, जो फोर्स करता है बैंक को कि वो अपनी कुछ कैपिटल पहले ही असाइड कर ले फॉर द पोटेंशियल लॉस बिफोर द एक्चुअल हैपन। पहले उनके होने से पहले ही कुछ पोटेंशियल लॉस जो हो जाएगा उसके लिए एक्स्ट्रा मनी असाइड कर ले, ऐसा वो बोल रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो टाइम स्टैंडर्ड है फ्यूचर और प्रेजेंट का जो प्रॉब्लम है, ये जो टाइम बेस्ड रूल है ना ईसीएल कैटेगरी में, जो अभी नया ड्राफ्ट है, अभी ये रूल जो है लागू नहीं हुआ, ठीक है, ये ड्राफ्ट की फॉर्म में है। लेकिन अगर ये जब आ जाएगा तो ये बैंक पे क्रिएशन करेगा स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा, ठीक है, मनी स्ट्रेस का। उन्हें अपनी प्रोविजनिंग पहले ही करनी हटानी पड़ेगी, साइड में रखना पड़ेगी, जिससे लेंडिंग पावर खत्म हो जाएगी बैंक की। तो ईएसएल जो है डू नॉट फिट द यूनिक सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब अभी हम आगे देखते हैं इसका मतलब क्या कि क्यों जो है ईसीएल वाला जो मेथड है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं करता है। और काम, क्योंकि अगर ये काम करेगा, अगर हम ईसीएल को अपनाएंगे तो बैंक पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी फार्मर्स की वजह से। अभी हम देखते हैं क्यों। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क, मैं आपको बताया करंटली जो है बैंक फॉलो करते हैं इंकर्ड लॉस मॉडल। दे ओनली प्रोवाइड द लोन लॉस वंस द बोरोवर मिसेस द पेमेंट आफ्टर 90 डेज, मतलब 90 डेज एनपीए हो जाता है ना, तो एनपीए हो जाता है, मैंने आपको पूरा बता दिया है कैसे हुआ है ना। तो अभी जो ड्राफ्ट है ईसीएल का 2025-26 का जो ड्राफ्ट है, बैंक अब जो है इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग बैंक जो है फ्यूचर में लुक करेगा, देखेगा कि क्या कितनी परसेंट चांसेस हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के डिफॉल्ट करने की। तो दे कैटेगराइज द लोन इनटू 3 स्टेज। अभी इसके अंदर जो है ईसीएल फ्रेमवर्क के अंदर 3 स्टेजेस हैं। पहली क्या है, पहली है स्टेज 1 परफॉर्म। अब पुराना वाला आप भूल जाओ, पुरानी वाली चीज़ें भूल जाओ जो मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड से एसएमए में जाना, फिर एनपीए में जाना, है ना, और फिर और चीज़ों में जाना। अभी पुरानी चीज़ें भूलो, अभी यहाँ पर देखते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। स्टेज 1 में परफॉर्मिंग, मतलब अभी क्या है, अभी एक स्टैंडर्ड एसेट ही है, मतलब अभी उसने डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट नहीं किया है, तो ये बहुत लो रिस्क है। स्टेज 1 जो है बहुत लो रिस्क वाली स्टेज है। पर बैंक को तब भी बोला गया कि तुम जो है थोड़ा-सा प्रोविज़निंग करके रखो, जिसको बोला गया 0.25 से 0.40% तक, ठीक है? इतनी करके रखो तब भी। बेस्ड ऑन, ये क्यों करनी है? बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट इन द नेक्स्ट 12 मंथ, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि 12 आने वाले जो 12 मंथ हैं उसमें वो पर्टिकुलर पर्सन डिफ़ॉल्ट कर देगा। अगर उसकी पॉसिबिलिटी आपको दिखती है, कुछ परसेंटेज में दिखती है, ठीक है, मान लो 10% है, तो आपको इतना जो है बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी स्टेज 1 के अंदर, जहाँ पर आपका एंड जो आपका लोन है या एसेट है वो परफॉर्म कर रहा है, अभी बंद नहीं हुआ है पैसा आना, ठीक है। अब क्या है, स्टेज 2 अंडर परफॉर्मिंग, ठीक है। अब पैसा थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया है, मतलब हम जो है ना कौन सी वाली स्टेज में आ गए, एसएमए 0 वाली में आ गए, मतलब 31 अभी 0 से या 1 से 30 डेज वाली हम कैटेगरी में आ गए, ठीक है। अभी बैंक को पता चल गया कि यार अब इसने 30 दिन के लिए पैसे तो दिए नहीं, तो अब हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर ईसीएल कैटेगरी में बोलेंगे स्टेज 2 के अंदर कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, अब थोड़ा रिस्क दिख रहा है बैंक को, ठीक है। तो इफ अ लोन, इन्होंने बोल दिया कि और आगे पहुंचा दिया, इन्होंने पहुंचा दिया SMA 0, 1, 2 सबको काउंट कर लिया। इफ द लोन इज 31 और 90 डेज पास्ट ड्यू, ठीक है, इतने दिन हो गए, मतलब पुरानी वाली कैटेगरी में किस में आ गया ये, SMA 0 से 1 की 1 से 2 कैटेगरी में आ गया है। तो उन्होंने क्या बोला है, बैंक को जो है लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस करना पड़ेगा, जिसकी रेगुलेटरी फ्लोर वैल्यू डाल दी है 5%। मतलब अभी यहाँ पर बैंक को पता चल गया है कि यार ये थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब अब जो है ये इसने पैसा देना बंद कर दिया है हमें। तो अभी बैंक को क्या है 5% की फ्लोर, मतलब जो इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे मतलब 4% की नहीं कर सकता, 5% तो करनी ही करनी है, ठीक है, 5% तो करना ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने यही बोल दिया, अगर कभी भी कभी भी कोई बोरोवर SMA 0, 1, 2 कैटेगरी के अंदर चला जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि पुराने वाले में SMA 0, 1, 2 में लगभग 0.4% की प्रोविजनिंग करनी होती थी। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया भाई, इन्होंने बोल दिया
कि अब जो है SMA 0, 1, 2 में अगर जाता है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो आएगा स्टेज 2 कैटेगरी में। और अगर वो चला गया तो बैंक को जो है लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस निकालना पड़ेगा। मतलब अब उसके पूरा का पूरा मैच्योरिटी तक, जब तक जो लोन है, मान लो लोन है 5 साल का, लोन जो है 5 साल का है, लोन जो है वो 5 साल का है, तो पूरे 5 साल की प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी अब, और उसके हिसाब से रेगुलेटरी फ्लोरिंग करनी पड़ेगी। मतलब 5% तो करना ही करना है, क्या पता ज़्यादा भी हो। मान लो कि अगर बैंक को पता चला कि जो 5 साल का लोन है इसमें जो है ना रिस्क है 70%, तो मे बी ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़े, 5 नहीं करनी पड़े, 25% करनी पड़े प्रोविजनिंग। तो ये भी है मतलब, लेकिन ये बैंक RBI ये बोल रहा है कि तुम 5% से नीचे नहीं जा सकते अगर ऐसा कुछ होता है। SMA 0, 1, 2 कैटेगरी में आता है, जो कि ECL की कैटेगरी कौन सी है? 2 कैटेगरी, ठीक है। अभी है स्टेज 3, तो यही एक बर्डन क्रिएट करेगा अभी आगे। तो स्टेज 3 में क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब जो है वो SMA 0, 1, 2 कैटेगरी से सीधे पहुंच गया NPA में, ठीक है, NPA में पहुंच गया। अब मतलब बैंक को पता है कि अब भैया ये पैसा दे ही नहीं रहा है, तो दोबारा से लाइफ टाइम लॉस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मतलब अब बैंक को दोबारा से देखना पड़ेगा कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि अब ये दोबारा पैसा ना भरे, अब पूरे लाइफ टाइम के लिए देखना पड़ेगा दोबारा से। और अब जो है इनको ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। पहले कितना बोल रहे थे ये भाई? रेगुलेटरी फ्लोर तो बता रहे थे 5%, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता था। लेकिन अब क्या है, या तो तुम्हें 100% करनी पड़ेगी, मतलब 100% करनी पड़ेगी, या थोड़ा और भी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, ठीक है। क्या पता पैसा ही ना है, क्या पता वो जो NPA हुआ है वो पुरानी वाली कैटेगरी में किस में पहुंच जाए? लॉस एसेट में पहुंच जाए, ठीक है। ऐसा RBI बोल रहा है। तो यहाँ पर जो पुरानी कैटेगरी थी इनकर्ड लॉस वाली, उसको ECL में चेंज करके बताया, और वो ECL जो पुरानी कैटेगरी थी वो कौन सी कैटेगरी यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। जो पहली वाली कैटेगरी है स्टैंडर्ड वाली, वो स्टेज 1 बन जाती है। जो सेकंड वाली SMA 0, 1, 2 वाली है वो स्टेज 2 बन जाती है, और NPA वाली जो है यहाँ की वो स्टेज 3 बन जाती है। वो यही बोल रहा है। तो हमने क्या देख लिया? हमने सारे के सारे हमने अभी तक क्या देखा? हमने स्टैंडर्ड लोन को SMA के थ्रू SMA 0, 1, 2 के थ्रू NPA में जाना देख लिया, ठीक है। फिर हमने ये देख लिया कि ECL में ये स्टेज 1 होता है, ये स्टेज 2 होता है, और ये स्टेज 3 होता है, और इनमें प्रोविजनिंग क्या क्या है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोविजनिंग क्या क्या है ये भी हमने देख लिया। तो हमने 2 चीज़ें देख ली अभी। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि अभी ये एग्रीकल्चर के लिए क्यों नहीं काम कर रहा है ECL वाला। अभी वही देखना बाकी है, ठीक है। यही सेम चीज़ मैंने आपको बता रखी है। तो अभी है क्या है? द क्रॉप लोन कॉन्फ्लिक्ट। तो बैंक इंडस्ट्री इज कंसर्न दैट अगर वो 30 डेज ट्रिगर हो गए, मान लो जैसे जो स्टेज 2 वाला है 30 डेज तक पैसा नहीं आया और वो SMA 0, 1, 2 वाली कैटेगरी में आ गया, मतलब मेनली 1 वाली कैटेगरी में आ गया, तो एकदम जो है हम स्टेज 1 से स्टेज 2 में चले जाएंगे, है ना, ECL फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। और ये जो है बहुत ज़्यादा रिजिड है फार्मर के लिए। क्यों? क्योंकि 30 डे रूल जो है बहुत दिक्कत करता है। जो एग्रीकल्चर होता है ना वो साइक्लिक होता है। मतलब जो फार्मर है वो उसकी एबिलिटी पे करने की किस पे डिपेंड करती है भाई? वो हार्वेस्ट करे, पहले जो उसने खेती करी है उसका हार्वेस्ट करे, फिर उसको बेचे, फिर उससे पैसा आएगा, है ना, उसे पेमेंट मिलेगा, ठीक है, और उस पेमेंट से वो लोन भरेगा, ठीक है। तो भाई अभी 30 डेज तक उसकी हार्वेस्ट हुई नहीं, ठीक है, मान लो नहीं हुई, तो भाई ये तो बोल रहा है ECL फ्रेमवर्क तो बोल रहा है कि 30 डेज के बाद ये स्टेज 2 में पहुंच जाएगा, ठीक है, स्टेज 2 में पहुंच जाएगा। और जैसे स्टेज 2 में पहुंचा तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? बैंक को 5% मिनिमम करना पड़ेगा, 5% मिनिमम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फार्मर, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है बहुत साइक्लिक नेचर का होता है, वहाँ पर जो पेमेंट होता है मतलब फार्मर्स का, वो डिपेंड करता है हार्वेस्ट पे, कि रबी है या खरीफ क्रॉप है, मतलब कौन सी टाइप की क्रॉप है उसके ऊपर उसकी हार्वेस्ट पे डिपेंड करता है। और जब वो हार्वेस्ट हो जाता है और पेमेंट हो जाता है फार्मर को, तब वो पे करता है अपने लोन को, ठीक है। तो ये इसलिए दिक्कत कर रहा है। तो मतलब मोस्टली जो चीज़ें होंगी, अगर RBI अगर जो है लोन बैंक अगर लोन एग्रीकल्चर सेक्टर में देगा तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि स्टेज 2 ट्रिगर हो जाए, नॉर्मल केस में भी स्टेज 2 ट्रिगर हो जाए, तो बैंक फोर्स हो जाएगा कि उसे 5% ही 5% या उससे ज़्यादा 5% या उससे ज़्यादा मोर प्रोविजनिंग करनी पड़ जाए। कब? जब 30 दिन का ही फॉल्ट हुआ हो, 30 दिन का ही फॉल्ट हुआ हो, है ना, तभी करनी पड़ जाए। तो ये बैंक के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा फ्यूचर में, क्योंकि भाई बैंक को बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो और एक और प्रॉब्लम आती है रोल ओवर। फार्मर क्या करते हैं? रोल ओवर लोन देते हैं, मतलब लेते हैं, मतलब
एक लोन पे किया और आफ्टर सेलिंग द हार्वेस्ट और इमीडिएटली दूसरा लोन भी ले लिया, ठीक है, न्यू हार्वेस्ट के लिए, तो वो रोल ओवर करते रहते हैं बार बार, ठीक है। तो ये तो फार्मर क्या है, स्टेज 2 को ट्रिगर करके बैंक को तो प्रेशराइज करेंगे, फिर दोबारा लोन ले लेंगे पेमेंट करने के बाद, ठीक है। तो वो दिक्कत है। और नॉर्मली क्या होता है, डिलेड हो जाता है। मानसून जो है, मानसून अगर लेट आया तो हार्वेस्ट डिले हो सकता है 40 दिन तक। तो ये 31 वाली जो पास ड्यू टाइम है अंडर ECL वो ट्रिगर हो जाएगी। इसका मतलब हम स्टेज 2 में पहुंच जाएंगे और फिर बैंक को 5% या उससे ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोविजनिंग शॉक क्या है, मतलब वो बैंक को क्यों परेशानी है, बैंक को ये परेशानी है कि एक स्टीप जंप आ जाएगा इन कॉस्ट फॉर बैंक्स। नॉर्मली क्या है, अगर वो SMA 1 और SMA 2 में आते थे तो उनको सिर्फ 0.4% ही प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी, अगर एग्रीकल्चर में भी होता था तो, है ना। लेकिन अभी अगर गलती से भी एग्रीकल्चर के अंदर स्टेज 2 ट्रिगर हो गए तो उनको 5% मिनिमम करना पड़ेगा या उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो जो गैप आ रहा है 5 माइनस 0.4 जो कि 4.6% होता है, इंक्रीज होता है। तो ये कौन देगा भाई, ये क्या, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करेगा, ये बैंक के कैपिटल को लॉक कर लेगा, ठीक है, प्रोविजनिंग करा देगा। और फिर प्रोविजनिंग कराएगा तो बैंक के पास पैसा कम पड़ेगा, फिर पैसा कम पड़ेगा तो लैंड कैसे करेगा, लैंडिंग पावर रिड्यूस जाएगी, ठीक है, लैंड करना रिड्यूस जाएगा। दिस डायरेक्टली रिड्यूस द लैंडिंग कैपेसिटी एंड हर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक। तो बैंक का क्या, बैंक ने बोला है कि अब थोड़ा हम काउंटर प्रपोजल देते हैं आरबीआई को कि भाई ये ड्राफ्ट जो आपने निकाला है उसमें थोड़ा चेंजेस करो। आरबीआई को बोला है कि आप जो ना क्रॉप को, एटलीस्ट क्रॉप को, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रॉप है उसको थोड़ा, क्रॉप लोन जो है उसको थोड़ा डिफरेंटली देखो। जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो केसीसी वाला सिस्टम है, उसको ही अपना लो। केसीसी का सिस्टम क्या होता है, केसीसी में आपको जो पैसा होता है वो कब कैसे वापस करना होता है, अ क्रॉप लोन बिकम अ एनपीए स्टेज 3 कब होता है, अगर वो 2 क्रॉप साइकिल तक, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए दो क्रॉप साइकिल तक पे नहीं होता, ठीक है, 2 क्रॉप सीजन तक पे नहीं होता, तब एनपीए में कन्वर्ट होता है अंडर द केसीसी नॉर्म। तो आरबीआई को यही बोला जा रहा है कि आप जो है केसीसी नॉर्म वाला जो है उसको ही अपना लो, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, क्रॉप लोन्स के लिए। और एनपीए स्टेज 3 कब ट्रिगर हो जाता है क्रॉप लोन में, अंडर द केसीसी नॉर्म्स, जब 1 लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए अगर एक क्रॉप साइकिल में पैसा पे ना हो तो, ठीक है। तो आरबीआई को यही बोला जा रहा है कि आप प्लीज ये जो एग्जिस्टिंग केसीसी नॉर्म्स है फॉर दिस क्रॉप लोन आप इसको अपना लो इन द ECL फ्रेमवर्क, और आप फिर उसको ड्राफ्ट के बाद उसको फाइनलाइज कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ही न्यू बेड लोन जो रूल है ECL वाला वो क्लैश कर रहा है एग्रीकल्चर रियलिटी से, ठीक है, यही बताना था। तो द आस्क क्या है, अप्लाई द सेम सीजन लिंक्ड लॉजिक, जो सीजन लिंक्ड लॉजिक है ये स्टेज 2 में अप्लाई करो, SMA 1 और SMA 2 के लिए अप्लाई करो और हमें थोड़ा प्रोविजनिंग में कम करो, ठीक है। और रिप्लेस जो 30 डे रूल जो है वो सीजन प्लस वाला ग्रेस पीरियड हमें दो, और अलाउ करो नेचुरल हार्वेस्ट डिलेज। अगर भाई हम फार्मर की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हार्वेस्ट डिले हो जाता है तो ये हमारा 5% वाला जो प्रोविजनिंग शॉक है उसे ट्रिगर ना करे स्टेज 2, उसमें हमें राहत दो, ऐसा बैंक बोलने की कोशिश कर रहा है बार बार आरबीआई से, और यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है भाई। वही सारी सेम चीज़ है ना, मैं आपको ऐसे करके बताया। और फिर ये जो ट्रांजिशन है ECL का, ये कब तक इफेक्टिव हो जाएगा, 1 अप्रैल 2027 में, और ये फेज वाइज होगा, है ना। कब तक पूरा है, 2027 में स्टार्ट होगा और 2031 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फेज वाइज क्या है, इसमें इम्पैक्टेड एरिया क्या है, बैंक की कैपिटल इम्पैक्ट होगी। जो इकरा है वो ये बोल रही है कि 10 से 20 बेसिस पॉइंट जो है हमारी कॉमन इक्विटी टीयर कैपिटल जो है वो बैंक की वो प्रॉब्लम में आ जाएगी, है ना। और बैंक को बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पोर्टफोलियोज में दिक्कत आएगी क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, क्रेडिट फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोविजनिंग है बैंक के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। और बैंक क्या करेगा, फिर इनको पैसा देगा ही नहीं, रिड्यूस कर देगा लेंडिंग टू द फार्मर्स। और अगर ऐसा हुआ तो भाई दिक्कत आएगी ये, क्योंकि फार्मर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और फिर क्या होगा, अगर बैंक इनको पैसा नहीं देगा फार्मर्स को तो भैया इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे और वहाँ से पैसा उठाएंगे हाई हाई रेट्स पे, ऑपरेशनल लोड बढ़ जाएगा। देखो एक और चीज़ ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट सा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट PDs मॉडल। तो क्या बैंक एक अगर ये रूल चेंज नहीं करते हैं आरबीआई वाले, है ना, आरबीआई नहीं करता है, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को एक प्रेडिक्टिव मॉडल्स ऑफ डिफॉल्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट्स का मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा, जो पुराने हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करेगा 5 साल के, और फिर बताएगा हर एक डिफरेंट क्रॉप के लिए कि भाई क्या हार्वेस्टिंग इनकी प्रॉब्लम में आएगी नहीं आएगी, अगर आएगी तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब बहुत एक कॉम्प्लेक्स क्रिएशन हो जाएगा बैंक के लिए, और इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा और ऑपरेशनल लोड भी बढ़ जाएगा बैंक के लिए। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें बैंक को करनी पड़ेंगी जो जो उनका काम भी नहीं है डायरेक्टली, है ना। वैसे काम तो है उनका काम तो है।
ठीक है, तो वही सेम चीज़ है कि प्रपोजल ECL नॉर्म्स क्या बोलता है और करंट ECL नॉर्म्स क्या बोलता है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है कि दोनों में क्या होता है। मतलब इनडायरेक्टली जो SMA 0 तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा था, लेकिन SMA 1 और 2 क्रिएट कर रहा था, जो कि स्टेज 2 को ट्रिगर कर देता था। ठीक है, वही सेम चीज़ है, मैंने जो आपको पूरा समझाया। अगला क्या है, PFRD ने एक सार्ग नाम से कमेटी को जो है SAARG कमेटी को बनाया है, और इसलिए बनाया है कि वो NPS को, जो NPS है उसको एक ग्लोबली बेंचमार्क पेंशन सिस्टम में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं थोड़ा इसमें डीप में बातें करूँगा। ठीक है, तो जो हमारा PFRDA है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक एसेट लोकेशन एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस कमेटी को बनाया है अभी 25 जनवरी 2026 में। ये जो है ना एक रूटीन रिव्यू नहीं है। ठीक है, ये हाई लेवल कमेटी को सिर्फ रूटीन रिव्यू के लिए नहीं बनाया है, पर एक हाई लेवल कमेटी है जो मॉडर्नाइज करेगी और ट्रांसफॉर्म करेगी नेशनल पेंशन सिस्टम को, NPS को, जो पहले हमें क्या दिखता है, एक डोमेस्टिक सेविंग टूल दिखता है, उसे एक वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टमेंट मशीन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे करेगी वो सारा काम है कमेटी का, और कमेटी को कुछ प्रपोजल देने हैं, कुछ बेंचमार्क को यूज़ करना है, और बताना है कि भाई आप ये जो ट्रांसमिशन है या ट्रांसफॉर्म जो आप करने वाले हो डोमेस्टिक सेविंग टूल से एक वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टमेंट मशीन बनाने चाहते हो NPS को, वो कैसे करोगे। तो हम वही देखेंगे कि वो कैसे करेंगे, तो वो कैसे वाला पार्ट है वो हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, तो भाई इसमें क्या है, आपको ये एक 9 मेंबर कमेटी है, 9 लोग हैं, जिसमें आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो इसका चेयर कौन कर रहा है, नारायण रामचंद्रन जो है वो चेयर कर रहे हैं, जो कि फॉर्मर CEO थे मॉर्गन स्टैनले इंडिया के। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। ये जो अलग दोबारा रिनॉन्ड नाम जो है, इंपॉर्टेंट फिगर्स जो है, इनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है इतना। ठीक है, इनका नाम मत याद करो, बस एक बार पढ़ लो कि भाई कौन कौन है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा अगर कभी पेपर में आता भी है कुछ ऐसा, है ना। गोल क्या है भाई, गोल क्या है, जो पब्लिक पेंशन वेल्थ है हमारी, इसके अंदर जो है ना प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी लाना और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एक्सपर्टाइज को लाना, इन किसके मैनेजमेंट के लिए, हमारे NPS मैनेजमेंट के लिए। तो वो कैसे इन दोनों चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, ये इन दोनों को कोलैबोरेट करके इसमें यूज़ करने वाले हैं, कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, कोर मैंडेट 4 पिलर ऑफ रिफॉर्म्स लेके आएंगे। ठीक है, और कमेटी को ये काम दिया गया है 9 मंथ के लिए कि वो एक रिपोर्ट दें और ये सारे क्रिटिकल एरिया, जो ये क्रिटिकल एरियाज हैं, इसको भी कवर करे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है दिस इज़ अ रेसिपी, जो हमारी पहली क्रिटिकल एरिया क्या है, स्ट्रेटेजिक एसेट अलोकेशन, कैसे हम अपने एसेट्स को अलोकेट करें। तो मतलब मेरे पास पैसा है $100 रुपये, ठीक है, $100 है, अभी मैं इन $100 को कैसे किस किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करूं, वो मुझे पता लगाना है, वो इस कमेटी को बताना है कि आप कैसे अपने एसेट को अलोकेट करने वाले हो, जो हमें इस पेंशन जो फंड है, जो वेल्थ फंड है, वो हमें पैसा क्रिएट करके देगा। तो आप कैसे इसको करने वाले हो। नॉर्मली क्या होता था, करंट यूनिवर्स में क्या चल रहा है, जो सब्सक्राइबर का मनी होता है वो इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अल्टरनेटिव एसेट्स के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ECGA। ठीक है, और फिर ये जो इक्विटी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये आपको पैसा, ये फंड को पैसा क्रिएट करके देती हैं, मतलब फंड मैनेजर्स को पैसा क्रिएट करके देती हैं, जो हमारे रिटायरमेंट में हमें मिल जाता है। ठीक है, अभी क्या है, न्यू एसेट क्लासेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कमेटी क्या सजेस्ट करने वाली है या क्या सजेस्ट करेगी कि एक्सप्लोर करो ऑफ ग्लोबल इक्विटीज। अभी आप क्या है, ग्लोबल इक्विटी का मतलब यहाँ पर क्या है, हम थोड़ा डिस्कस करते हुए चलते हैं संग में। देखो, ग्लोबल इक्विटी को बोलते हैं होम बायस रिस्क। ठीक है, मतलब क्या है, जो पहले पेंशन फंड होते थे ना, या अभी भी जो पेंशन फंड होते हैं जैसे NPS है, वो जो है ना हमारी खुद की इकोनॉमी पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। मतलब अगर मानसून आया, कुछ भी हो गया, और या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई इंडिया के अंदर, तो इंडियन इकोनॉमी जो है ख़राब हो सकती है ना, डिग्रेड हो सकती है। अगर ये हुआ तो जो NPS का फंड है वो भी डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि अभी कंसंट्रेशन रिस्क जो रिस्क है वो होम बायस रिस्क है, मतलब हम अपने जो भी पैसा लगा रखा है वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर लगा रखा है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्लोर करें ग्लोबल इक्विटीज़, मतलब अभी क्या है, इन्वेस्ट करना चाहिए हमें यूएस के बॉन्ड्स में, या US में कहीं भी है ना, यूएस में, यूरोप में,
ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें करना चाहिए, ऐसा वे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जनरली देखा जाता है अगर इमर्जिंग मार्केट जो है, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है, अगर वो डूब रही होती है तो दूसरी जगह जो एडवांस इकोनॉमीज होती हैं वो बढ़ रही होती हैं, या वाइस वर्सा, अपोजिट भी हो रहा होता है। तो इसलिए बोला, तो इससे क्या है, जो एनपीएस की जो पोर्टफोलियो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, है ना। अगर एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा, लॉस नहीं होगा एटलीस्ट, ठीक है। ये पहला पॉइंट बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में डाला जाए। देखो भाई, गोल्ड और सिल्वर में बॉन्ड जो है, नॉर्मल जो बॉन्ड होते हैं वो आपको इंटरेस्ट देते हैं, स्टॉक जो है वो डिविडेंड देते हैं, या मतलब डिविडेंड ही देते हैं, लेकिन गोल्ड तो कुछ भी नहीं देता, ठीक है। लेकिन गोल्ड जो है एक एंटी करेंसी की तरह वर्क करता है, ठीक है। गोल्ड को बोलते हैं ये एक एंटी करेंसी की तरह वर्क करता है। तो अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, रुपी की वैल्यू गिर रही है, ठीक है, इनडायरेक्टली अगर रुपये की वैल्यू गिरेगी तो जो गोल्ड है, अगर गोल्ड है वो रुपये के टर्म्स में पावरफुल हो जाएगा, रुपये की टर्म्स में गोल्ड जो है रुपीज़ की टर्म्स में वैल्यूएबल हो जाएगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, जो परचेजिंग पावर है इस पूरे फंड की, एनपीएस की जो परचेजिंग पावर है, या किसी भी फंड की जो परचेजिंग पावर होती है वो सिक्योर रहती है। क्योंकि गोल्ड जो है रुपये की टर्म में तो बढ़ ही रहा है ना इनडायरेक्टली। $1 90 था, और अगर डेप्रिशिएट होने के बाद $1 की वैल्यू $100 हो गई, तो भाई गोल्ड अगर रुपये में, क्योंकि नॉर्मल डॉलर्स में देखा जाता है, तो अभी रुपये में तो बढ़ जाएगा ना इनडायरेक्टली। 90 के हिसाब से कम था तो 100 के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो जो परचेजिंग पावर है वो उस पर्टिकुलर जो फंड है उसकी नॉर्मल रहेगी और उल्टा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बस अगर कहीं बॉन्ड मार्केट या स्टॉक मार्केट गिर रहा होता है, तो अगर हमने गोल्ड और सिल्वर में पैसा डाला होता है तो हमारा पैसा सेव रहता है, परचेजिंग पावर उस फंड की सेफ रहती है, सिक्योर रहती है। और अभी यही हो रहा है, इसलिए सिल्वर और गोल्ड जो है बहुत ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स आ रखी हैं और लोग जो है एक सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। या तो वो डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसलिए रुपये गिरे जा रहा है बार बार, या वो गोल्ड और सिल्वर में कर रहे हैं और इसलिए दोबारा रुपये गिरे जा रहा है क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ी जा रही है, ठीक है। और गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि ग्लोबल हेडविंड्स है। तो हमने दूसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। और हाई क्वालिटी इंटरनेशनल बॉन्ड्स आपको बताइए, ठीक है। हाई क्वालिटी इंटरनेशनल बॉन्ड्स होंगे तो वो भी हमारे सब्सक्राइबर को लोकल मार्केट से या लोकल मार्केट साइकिल से प्रोटेक्ट करेंगे। सेम चीज़ है, जो इक्विटी का साइकिल है वही हाई क्वालिटी इंटरनेशनल बॉन्ड्स का साइकिल है, ठीक है। और यूएस ट्रेजरी हो गई है ना, ये सब चीज़ें। अभी क्या है, एक्टिव और पैसिव ये जो है, ये मैनेजमेंट जो है, ये जो है पर्टिकुलर कमेटी ने डिस्कस करेंगे, या ये होने वाला है, ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं। ये दो तरीके से बोलने वाले हैं ये, मतलब इसका जो है कमेटी क्या चाहती है, अभी कमेटी का डिलेमा क्या चल रहा है, कमेटी का कुछ पर्टिकुलर डिलेमा चल रहा है किस चीज़ को लेके, कि यार हम जो फंड है, हम अपना फंड पैसिव फंड की तरह चलाएं, एक्टिव मैनेजमेंट की तरह चलाएं। तो अगर पैसिव फंड की तरह चलाते हैं तो क्या है, पैसिव फंड में क्या होता है, निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक बाय कर लेंगे और सेफ खेलेंगे। अगर सेफ खेलेंगे तो भाई मार्केट को कभी बीट नहीं कर पाएंगे, और हमारी जो एसेट है, जो हमारा वेल्थ है, जो हमारी फंड है, वो एवरेज बन के रह जाएगी बस। तो पैसिव फंड में ये दिक्कत होती है, हम इंडेक्स ट्रैकिंग करते हैं और लो कॉस्ट होता है हम पे, भाई इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है ना, क्योंकि मैनेजर्स को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है ना, इसमें कुछ आपको 1+2 बस 1+2 करना होता है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस नहीं होती इसमें, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ में। तो ये इसलिए लो कॉस्ट रहता है और इंडेक्स ट्रैकिंग होती है सिंपल। तो लेकिन ये तो एवरेज है, बीट नहीं कर पाता मार्केट को, ठीक है, वैसे एवरेज रहता है। लेकिन एक्टिव में क्या होता है, आपको ज़्यादा पैसा भी देना, आपको फ़ी भी देनी पड़ती है, मैनेजर्स को हाई फ़ी भी देनी पड़ती है, ठीक है, और तब जाके आपको हाई रिटर्न मिलता है। लेकिन कभी इन मैनेजर्स ने कुछ गलत कॉल ले लिया जिसकी वजह से पैसा आपका डूब गया, लॉस में चले गए, तो लॉस में भी गए, प्लस हाई फीस भी दे दिया आपने, ठीक है, ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में, तो यहाँ पर भी नुकसान हो गया। तो कमेटी डिलेमा में चल रही है कि यार इन दोनों का क्या ऑप्टिमल मिक्सचर किया जाए। तो यहाँ पर अभी कमेटी सोच के बताएगी 9 महीने बाद कि भाई वो कितना % इसका रखने वाले हैं, कितना % एक्टिव मैनेजमेंट रखने वाले हैं, ठीक है, ये सोच के बताएगी। तो ये हमने पहला वाला देख लिया कि एसेट स्ट्रेटेजिक एसेट लोकेशन कैसे करने वाली है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि किन 4 चीज़ों के अंदर ये लोग करंटली अभी रखते हैं पैसा, ठीक है। इक्विटी में रखते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में रखते हैं, ग्लोबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखते हैं, अल्टरनेटिव एसेट्स में रखते हैं, जिसके अंदर रेट्स इन्वेट्स और एमबीएस आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अगला क्या है, सेकंड हमारा जो है वो है ग्लोबल बेंचमार्किंग। तो ग्लोबल बेंचमार्किंग का एक बढ़िया फ़ायदा क्या है, एनपीएस जो कमेटी है वो बोल रही है कि वो बेंचमार्किंग करेंगी लीडिंग ग्लोबल पेंशन सिस्टम को। यूएस का जो है 401k, और ऑस्ट्रेलिया का सुपर एनुशिएशन, और कनाडा का CPPIB, ठीक है, इसको फॉलो करने की कोशिश करेगी, इनको इनकॉर्पोरेट करेगी अपने एनपीएस सिस्टम के अंदर। तो हम देख लेते हैं कि हमारा एनपीएस सिस्टम अभी क्यों
वीक है और ये जो सिस्टम है क्यों इनको फॉलो करना चाहते हैं, एक एक करके हम इसे देखते हैं। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ कुछ न्यूज़ पे, ये जो कुछ कुछ स्टार्टिंग की न्यूज़ है थोड़ा टाइम लेने वाली है, और फिर अगर हम इसको ख़त्म करने के बाद हमारी आगे वाली न्यूज़ थोड़ी आसान है, ठीक है। तो देखो पहला वो बोल रहा है कि 401 के यूनाइटेड स्टेट का बेंचमार्किंग लेने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है नॉर्मली मैं अभी सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ये जो है थोड़ा एम्प्लॉय को थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो उसको कंट्रोल देता है खुद के कॉर्पस पे, ठीक है। मैक्सिमम कंट्रोल प्रोवाइड कराता है यहाँ, ठीक है। हमें भी देखेंगे कैसे वो कराता है। तो ये इसमें क्या है, आपको एक एम्प्लॉयर को SWP विड्रॉल ऑप्शन थोड़े फ्लेक्सिबल मिलते हैं, ठीक है। और कुछ ग्लाइडिंग पाथ मिलता है। ग्लाइडिंग पाथ क्या होता है कि जो इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर रिस्क है ना उसको डी रिस्क करना, ठीक है। कि आप जब रिटायरमेंट में आओ तो आपके पास एक अच्छा कॉर्पस हो। तो ये कैसे उस पर्टिकुलर चीज़ को कर रहा है हम देखते हैं। देखो एनपीएस में क्या होता है, एनपीएस एलसी सिस्टम को यूज़ करता है, LC 75 50 25, ठीक है। मैं एक बार ये डिस्कस कर लेता हूँ कि एलसी एनपीएस एलसी, तो एलसी क्या होता है, एलसी होता है लाइफ साइकिल फंड। तो ये क्या होता है, एनपीएस के अंदर ऑटो चॉइसेस होती हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं LC 75 50 25। लाइफ साइकिल अगर 75 है, लाइफ साइकिल 75 है, तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा एग्रेसिव पार्ट होता है, जिसके अंदर जो इक्विटी होती है, इक्विटी ई, वो कैप्ट होती है 75% पे। और ये जो इक्विटी है ना अनटिल मतलब टिल 35 एज तक, ठीक है, एज। अब ये इक्विटी जो है ना 75 से गिरती रहती है, जैसी एज बढ़ती रहती है, जैसी एज बढ़ती रहेगी इक्विटी गिरती रहेगी। तो पर ईयर ये जो है फ्रॉम द एज 35 पर ईयर, ये जो इक्विटी है वो 75 से गिरती रहेगी, कितना 4% पर ईयर गिरती रहेगी। और ये कब तक गिरती रहेगी, जब तक 15% हिट ना हो जाए। तो ऐसी चॉइस साइकिल को बोलते हैं LC 75, जिसमें इक्विटी 75% तक कैप होती है 35 एज तक। और फिर क्यों 35 एज तक, क्योंकि अच्छा कॉर्पस जनरेट करके देती है 35 और 35 की एज तक। फिर 35 की एज तक जब एक साल बढ़ते हो तो हर साल 4% घटती रहती है ये वाली इक्विटी, और तब तक घटती रहती है जब तक इक्विटी वाला बैलेंस जो है 15% ना हो जाए, ठीक है। सेम LC 50 में होता है। LC 50 में जो इक्विटी है वो 50% पे होती है, कैप्ड कब तक होती है, 35 एज तक। और फिर जब 35 से आप बढ़ते हो तब ये 2% के हिसाब से गिरती रहती है, ठीक है, 2% के हिसाब से गिरती रहती है। तो हमने ये देखा कि ये बहुत ज़्यादा लीनियर वेरिएशन शो कर रही है ना। मतलब LC 75 50 25 बहुत लीनियर की तरह चल रही है ना। लेकिन जो रिस्क होता है वो कभी लीनियर नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे 75% थी कब, 35 एज में, अभी मैं हो गया 36 का, ठीक है। तो 36 पे ये कितनी हो जाएगी, 4% के हिसाब से गिरेगी तो 17 हो जाएगी। मतलब जैसे ही मेरा बर्थडे आया, पहला बर्थडे आया, मतलब 35 से 36 में गया, मेरा बर्थडे जैसे ही आया, इन्होंने मेरी जो इक्विटी है वो बेच डाली, ठीक है। इक्विटी जो थी 4% इक्विटी बेच डाली और उसकी जगह कुछ और खरीद लिया है ना, बॉन्ड खरीद लिया है ना, या अदर एसेट्स खरीद लिया, कुछ भी खरीद डाला, ठीक है। उसकी जगह इक्विटी हटा दी, ठीक है। अभी अगर इन्होंने मेरी इक्विटी हटा दी तो इन्होंने उस टाइम पे मार्केट कंडीशन को नहीं देखा, मार्केट कंडीशन को फॉलो ही नहीं किया। तो मेरी इक्विटी घट गई, लेकिन मार्केट कंडीशन, अगर भाई मार्केट कंडीशन उस टाइम पे लो चल रही हो या मार्केट क्रैश हो रखा हो, तो तुमने मेरी 4% बेच दी, उसमें मेरे को कितना ही रिटर्न मिलेगा। मतलब इस जब ये लीनियर डाटा यूज़ करते थे या लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करते थे, और तब अगर मार्केट उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर लो चल रहा होता था, तो मेरी 4% जो इक्विटी इन्होंने बेच दी है, मेरे अगले बर्थडे आने पे वो मुझे लॉस देता था। इससे मेरा जो फाइनल कॉर्पस था वो लॉस में होता था या कम वैल्यू होती थी, ठीक है। तो ये LC वाले का प्रॉब्लम है। तो मेरी रियल लाइफ रिस्क कैपेसिटी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन से नहीं पता लगेगी, है ना, कि भाई जब मैं 36 का हूँ 4 गिरा दो, तो मैं 37 का हूँ और 4 गिरा दो, ठीक है। ऐसे करके मेरा जो इक्विटी वाला पार्ट है, जो थोड़ा हार्ड पार्ट होता है, जो बहुत चेंज होता है, बहुत वेरिएबल पार्ट होता है, उसको गिराते जाओ। लेकिन तुम भाई प्रॉफिट भी तो बुक करके दो, ऐसे तो ना गिराते जाओगे और उसकी जगह बॉन्ड खरीद लोगे, सेफ पार्ट खरीद लोगे, है ना। क्योंकि मेरी रिटायरमेंट पास आ रही है, तो भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा रिस्क जो है थोड़ा कम हो जाए, इसलिए ये करते थे, इक्विटी को बेच देते थे, बॉन्ड खरीद लेते थे कि रिस्क कम हो जाए, है ना। लेकिन तुम इक्विटी बेच तो रहे हो लेकिन प्रॉफिट ही नहीं दे रहे, तुम उस पर रिस्क उल्टा लॉस बुकिंग और कर रहे हो। तो ये होता था नॉर्मली एनपीएस के अंदर, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया है, अभी जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये LC वाला पार्ट जो हमारा पर्टिकुलर वाला पार्ट है, तो इसमें क्या है, ये चीज़ों को कंसिडर करेंगे। इसमें क्या है कि
टारगेट डेटेड स्ट्रक्चर को अपनाएंगे। मतलब अभी ये जो ना इक्विटी एकदम नहीं गिराएंगे मेरी, है ना, 2% इक्विटी, मतलब जो 2% से गिर रही थी या 4% से गिर रही थी, इक्विटी मेरी एज के हिसाब से नहीं गिराएंगे। ये इक्विटी गिराएंगे मैं कि मैं कौन सी टारगेट में अपना रिटायर होना चाहता हूँ। मान लो मैं होना चाहता हूँ रिटायर जब मैं 55 एज का हो जाऊँ, तो मेरा जो, या नहीं सॉरी 55 नहीं, एज नहीं, 55, मतलब इस वाले ईयर में मैं आपको रिटायर चाहता हूँ कि मैं इस टाइम पर रिटायर हो जाऊँ। तो ये उस हिसाब से इक्विटी गिराएंगे कि भाई मेरे को इस टाइम तक रिटायर होना है। और हम नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली जब तक मैं अपनी रिटायरमेंट के बिल्कुल पास में आता था ना, तो ये इक्विटी को बिल्कुल जीरो कर देते थे और सारा बॉन्ड में रख देते थे पैसा। तो उसकी वजह से क्या है, जो इन्फ्लेशन है, भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। मेरे रिटायरमेंट से इन्फ्लेशन का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो और इक्विटी ही रिलेशनशिप को बीट कर सकता है, बॉन्ड बीट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड हमेशा एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ही देते हैं और सेफ रहते हैं और कम कम रिटर्न देते हैं, सिर्फ इक्विटी कर सकता है। तो जब एनपीएस वाले क्या करते थे, मेरी वैल्यू को गिराते रहते थे, मेरी इक्विटी गिरा के सब बॉन्ड में कन्वर्ट करा देते थे मेरे रिटायरमेंट के पास में, और इन्फ्लेशन को भूल जाते थे कि इन्फ्लेशन नाम की वो चीज़ भी है। और जब मैं 80 साल का होऊंगा तो मेरे पास पैसा मिलेगा ही नहीं, मेरे को ज़्यादा कुछ बचेगा ही नहीं मेरे कॉर्पस के अंदर, ठीक है, इन्फ्लेशन की मार की वजह से। तो ये बोलते हैं कि अब हम जो है ना टारगेटेड, ये 401k यूनाइटेड क्या है, टारगेटेड डेटेड स्ट्रक्चर है, मतलब 255 में मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो ये ऐसे मेरी इक्विटी को रिड्यूस करेंगे, इक्विटी ऐसे रिड्यूस करेंगे कि मैं 2055 तक एक अच्छा कॉर्पस अपने बना के रखूँ, और एक लीनियर कर्व ना लेके एक कर्वी पार्ट लूँ, जो कि चेंज होता रहे मेरी एज के हिसाब से। मेरी एज गिरे तो अभी क्या 2% ही गिराना, क्या पता 1% ही गिराना हो, है ना, मतलब ये जो परसेंट गिराना है, मेरी इक्विटी गिरानी है, वो चेंज होती रहे, ठीक है। यहाँ पर तो क्या था, 4% गिरती रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या कभी 4% गिरेगी, कभी 2% गिरेगी, कभी एक भी परसेंट नहीं गिरेगी, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं। और जब मैं रिटायरमेंट के बिल्कुल पास में आऊँगा, 2055 के पास में आऊँगा, तो ये तब भी मेरे पास 2% इक्विटी या 3% इक्विटी रखेंगे कि इन्फ्लेशन की मार मेरे को ना पड़े तब, ठीक है। तो यही है 401 वाले में। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर दिया है ना। तो सुपर एनुंशिएशन ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये थोड़ा एग्रेसिव वाला पार्ट है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो पर्टिकुलर इनका जो फंड है, इनका जो वे है थोड़ा एग्रेसिव है। इसमें क्या है, ये दबा के इक्विटी खरीदते हैं। हम क्या करते हैं, कंपनसेट करते रहते हैं, इक्विटी खरीदते हैं, अदर एसेट खरीदते हैं, ये कैसे इक्विटी खरीदते हैं, बस इक्विटी खरीदते हैं, हैवीली इक्विटी में या इंफ्रास्ट्रक्चर में करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉर्पस करके देते हैं। जो CPPIB है, इसको बोलते हैं कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ठीक है, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है ना छोटा छोटा पार्ट बाय नहीं करते हैं ना, छोटे छोटे स्टॉक बाय नहीं करते। ये क्या है, पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही बाय कर लेंगे, ठीक है, एंटायर एयरपोर्ट बाय कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा टोल रोड बाय कर लेंगे और वहाँ से पैसा कमाएंगे, ठीक है, टोल रोड बाय कर लेंगे, सब कुछ बाय कर लेंगे, पूरा का पूरा बाय करेंगे, ठीक है, और फिर वैसे पैसा कमाएंगे। तो देखा गया है, कमेटी ने भी ये देखा होगा कि 15% तक रिटर्न दे देते हैं ये लोग, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और नहीं, 15% तक रिटर्न नहीं देते, मतलब अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं, बट 15% ही अपने जो पर्टिकुलर मटेरियल है, मतलब जो अपना फंड है, उसको कनाडा में रखते हैं, और बाकी जो 85% है उसको आउटसाइड रखते हैं, अपने फंड को अपने खुद की इकोनॉमी से बचाने के लिए, ठीक है, ऐसा भी ये करते हैं, ठीक है, और अच्छा रिटर्न देते हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न यही देते हैं कनाडा वाले, ठीक है। So ensure India retires receive returns comparable to the best pension global system globally। तो इसलिए ही जो हमारी SAARG है, इनको बोला गया है कि तुम जो है इन बेंचमार्क को भी देखो, या इन्होंने ये बोला है कि हम ये बेंचमार्क को भी देखेंगे कि हमारे जो इंडियन रिटायर्स हैं, जो रिटायरीज हैं, वो भी कंपेरेबल रिटर्न कमा पाए जो बेस्ट पेंशन सिस्टम देते हैं ग्लोबली, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला है, इसके अलावा तीसरा क्या है, रिस्क गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, अ मेजर स्ट्रक्चरल अपग्रेड इन रिस्क मैनेजमेंट। इसमें इनडायरेक्टली क्या बोला गया है कि जो रिस्क नॉर्मली क्या होता है, जो कंपनी होती है, हमारे जो एनपीएस है, एनपीएस को क्या बोला जाता है कि तुम जो है ना, जो AA वाले टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है, उनसे ऊपर वालों में ही फंड को दोगे, है ना, मतलब फंड इन्वेस्ट करोगे, नीचे वालों में फंड इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, इनको ऐसा बोला जाता है। और लेकिन जो फंड होते हैं उनके साथ क्या, जो फंड होता है, जो एनपीएस फंड है, ये इसके पास क्या रहती है, लायबिलिटी रहती है भाई, प्रॉमिस टू पे द पर्टिकुलर अमाउंट आफ्टर यू रिटायर, ठीक है, आप जब रिटायर हो जाएगा तो इनके पास एक लायबिलिटी है। तो ये लायबिलिटी इनके एसेट के साथ मैच नहीं होती इस कंडीशन में, अगर ये सिर्फ ऐसे ही करते रहेंगे तो, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाता है। तो जब इन्फ्लेशन आ जाता है तो ये यही बोल रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन आ जाता है तो ये एक नई टाइप की
चीज़ें यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है, अगर इन्फ्लेशन आया और जो लायबिलिटी है मतलब पैसा जो है, फंड जो है, उसको बचाना होगा, तो वो कैसे बचाएंगे? ऑटोमेटिकली बचाएंगे। ऑटोमेटिकली जो फंड है वो गोल्ड में चला जाएगा या बॉन्ड्स में चला जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव कि वो डबल ए बॉन्ड है या नहीं है, ठीक है। मतलब उस टाइम पे वो रिटर्न अच्छा दे रहा है नहीं आ रहा है, सिर्फ इन्फ्लेशन की मार से बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अपनी लायबिलिटी को एसेट के साथ मैच करने के लिए, ठीक है। इसलिए दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि क्लाइमेट एंड ESG फोकस, एक्सप्लिसिट इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट ट्रांजिशन। इसमें क्या है, देखो नॉर्मली होते हैं, एक होते हैं स्ट्रैंडेड एसेट्स। क्या होते हैं, मान लो एक NPS का कॉर्पस है, NPS का कॉर्पस ने 1000 रुपये डालते हैं, चलो 1000 रुपये जो है ना, ये ऑयल कंपनी के अंदर डाल रहा था, ठीक है। और ऑयल कंपनी जो ना उस टाइम पे बहुत डिविडेंड दे रही थी, पैसा बना के दे रही थी, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन कभी फ्यूचर में ऐसा हो कि गवर्नमेंट बोल दे कि अब जीरो कार्बन हम एमिशन करने वाले हैं, ठीक है। और जो कार्बन है, अगर कोई कंपनी कार्बन प्रोड्यूस करेगी तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या है, ये जो ऑयल कंपनी थी, अब फ्यूचर में आफ्टर 30 ईयर्स अच्छा पेमेंट नहीं देगी, डिविडेंड अच्छा नहीं देगी, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स जो फ्यूचर में अपनी कैपेबिलिटी खो सकते हैं गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से, तो उनको बोलते हैं स्ट्रैंडेड एसेट्स, स्ट्रैंडेड रहते हैं। अगर भाई गवर्नमेंट ने नेट जीरो पास पॉलिसी अपना ली, तो जो NPS ने पहले 30 साल पहले 10,000 रुपये डाले थे ऑयल कंपनी में, ये सोचते हुए कि डिविडेंड अच्छा मिल रहा है, प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद फ्यूचर में वो प्रॉफिट जो है ना कम हो सकता है। तो यही बोल रहे हैं कि एक्सप्लिसिट इंटीग्रेशन करेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ का, कि अगर कोई कंपनी ऐसी दिखेगी उनको NPS को कि अभी प्रेजेंट में तो अच्छा डिविडेंड दे रही है, लेकिन फ्यूचर में गवर्नमेंट इंटरवेंशन से नहीं देगी, तो वो ऐसे उसमें करेंगे ही नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसका, ठीक है। ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। आगे बढ़ते हैं। तो वही सिंपल है, मैंने आपको जो बताया ना, वन साइज फिट ऑल है ना, 75 50 25 की कैप रखेंगे और लीनियरिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या, थोड़ा कोहेरेंट स्पेसिफिक टारगेट बेसिक रखेंगे। मतलब 250 तक मुझे रिटायर होना है, मतलब 2050 तक रिटायर होना है या 2060 तक रिटायर होना है, उस हिसाब से मेरी इक्विटी गिरेगी और इक्विटी एंड तक बचेगी भी थोड़ी, कि मैं इन्फ्लेशन की मार को झेल सकूँ, ठीक है। डी रिस्किंग, ये लीनियर रहता है, फिक्स्ड ड्रॉप होता है पर ईयर, यहाँ पर ऑप्टिमाइज होगा लॉन्गेविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर लमसम फोकस होता है 60 में। नॉर्मली यहाँ पर क्या होगा, ये जो फंड होते हैं 401 के, ये क्या है, ये बोलते हैं कि 60 तक नहीं, तुम 90 तक तुम, ये जो फंड होते हैं 90 तक डिज़ाइन किए जाते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होते हैं, इस टाइम तक भी अच्छी खासी इक्विटी रहती है इन पर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर चॉइस, तो यहाँ पर सब्सक्राइबर चॉइस की बात हो रही है। जैसे वही मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर थोड़ी सब्सक्राइबर्स को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जो हमारी LC 75 50 25 है, उसको छोड़ के कुछ और नए मेथड्स को भी अप्लाई करने का वो आज़ादी मिलेगी इनडायरेक्टली सब्सक्राइबर्स को, विच ग्रेजुअली शिफ्ट फंड्स फ्रॉम इक्विटी टू डेप्ट विद एज, ठीक है। पोटेंशियल फॉर मोर ग्रैनुलर टारगेट डेटेड, जो मैंने बोला 2050 और 2060 वाले, ऐसे करके जो पॉलिसी स्ट्रक्चर होगा उस पर ज़्यादा ध्यान देंगी, तो ये चीज़ बोली है, ठीक है। वही सेम चीज़, सब्सक्राइबर की थोड़ी चॉइस उसको ज़्यादा वो करेंगी, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देंगी 401k में जो मिलती हैं वैसी, ठीक है। सॉल्विंग द लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड इम्पैक्टफुल पार्ट ऑफ द मैंडेट फोकस ऑन प्रॉफिट पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पर क्या होता है, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग, SLBM, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें SLBM में होता क्या है। SLBM में क्या होता है, सिक्योरिटी को लेंड किया जाता है और फिर और बोरो किया जाता है, ठीक है। तो कैसे लेंडिंग और बोरिंग हो रही है, मान लो जो है मेरा NPS का कॉर्पस है, और NPS के कॉर्पस ने जो है ना 1 लाख रुपीज़ नहीं 1 लाख रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं, और NPS बोल रही है कि मैं आने वाले 10 साल तक इनको नहीं बेचूंगा, ठीक है। NPS ऐसा बोल रही है, और 1 लाख रिलायंस के मेरे पास, मतलब NPS के पास है। तो यार ये जो 1 लाख रिलायंस के ये शेयर पड़े हुए हैं, ये कोई यूज़ तो आ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो NPS को क्या बोला जा रहा है, तुम ऐसा करो, तुम जो है ये जो पर्टिकुलर 1 लाख रिलायंस के शेयर्स हैं, और तुम इसको यूज़ तो करने वाले नहीं हो आने वाले 10 साल में, या बेचने वाले नहीं हो, तो तुम इसको बोरो करवा दो किसी को। कौन बोरो करेगा, इसको बोरो करेंगे ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। ये ट्रेडर क्यों करेंगे, इनको क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इनको इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ये हैज करना चाहते हैं या शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं। इनको शॉर्ट सेलिंग करनी है और हेजिंग करनी है, इसलिए NPS के
रिलायंस एनपीएस के 1 लाख के रिलायंस के शेयर खरीद लेंगे ट्रेडर्स, और इसकी जगह पे क्या करेंगे, थोड़ा प्रीमियम, स्मॉल प्रीमियम। तो एक बार एग्जांपल से समझते हैं कि क्यों ऐसा ये कर रहे हैं। मान लो ट्रेडर जो है, ट्रेडर को लगता है जो रिलायंस का स्टॉक है वो अभी 2000 पे है, ठीक है, 2000 पे है, और उसको लग रहा है कि ये 1800 गिर जाएगा, ठीक है, इतना गिर जाएगा। तो ये क्या नॉर्मली तो आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो आपको ये, अगर आपको पता है कि 1800 में गिर जाएगा तो आप अभी यहाँ पर बेच दोगे, ठीक है, और आप प्रॉफिट बुक कर लोगे 200 रुपये का। लेकिन बेचोगे तो तभी है तुम्हारे पास होंगे, है ना, तभी बेच पाओगे ना, तभी उसको सेल कर पाओगे। तो ट्रेडर के पास तो है ही नहीं, तो इसको पता है कि 2000 से 1800 होने वाले हैं, तो ये क्या करेगा, एनपीएस से बोरो करेगा, क्योंकि इसके पास है ही नहीं, तो अभी बोरो करेगा। कब बोरो करेगा, ऐसे इस प्राइस पे, ठीक है, और फिर बेच देगा, उसी टाइम बेच देगा, इमीडिएटली बेच देगा। और अब उसको पता चल गया कि अब जो है बेचने के बाद जब उसने बेचा तो प्रॉफिट बुक कर लिया 2000 के हिसाब से, ठीक है, और अभी प्रॉफिट कैसे बुक हुआ, अभी प्राइस गिर गया 1800। बेचा तो इसने इतने पे, क्योंकि बेचा तो इसने यहाँ पर, ठीक है, 2000 पे बेचा और 1800 पे बाय कर लिया दोबारा से। तो जो 2000 का पे बेचा तो 2000 रुपये तो मिल गए, उसमें से 1800 रुपये का दोबारा से बाय कर लिया, और जो प्रॉफिट बचा 200 रुपये का वो अपनी जेब में रख लिया। और जो बाकी जब 1800 से 2800 रुपये का खरीदे सारे के सारे रिलायंस के शेयर, वो किसको वापस कर दिए, शॉर्ट टर्म के बाद रिलायंस को वापस, उसको एनपीएस को वापस कर दिए, ठीक है। तो इसने क्या, ट्रेडर ने शॉर्ट सेल करके अपना पैसा भी कमा लिया, और एनपीएस ने भी पैसा कमा लिया प्रीमियम लेके, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब शॉर्ट सेलिंग यही होती है कि आप सेल करते हो हाई पे और बाय करते हो लो पे। यहाँ पर क्या किया, सेल किया हाई पे और बाय किया लो पे, ठीक है। तो इसने यही किया, 2000 उसे पता था 2000 से 1800 होने वाला है, 2000 पे बेच के बोरो करके, पहले बोरो किया और फिर 2000 पे बेच के 1800 रुपये पे खरीद के 2000 रुपये का 200 रुपये का प्रॉफिट बुक किया पर शेयर, और उसमें से कुछ तो प्रीमियम दे दिया एनपीएस को, और वापस जो शेयर थे, जो जितने भी शेयर थे 1 लाख शेयर, वो वापस एनपीएस को भी कर दिए। तो एनपीएस के पास इन द एंड क्या वापस आया, फी वापस आ गई, प्रीमियम प्लस 1 लाख शेयर भी आ गए, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यही था। और कुछ होता है वैल्यूएशन स्टैंडर्ड, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रिक्ट वैल्यूएशन रूल फॉर AIFs। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं, सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट इक्विटी, जो कि इलिक्विड होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं टू मार्केट। तो अगर ये एनपीएस जो है इसको खरीद के रख ले, मान लो प्रॉपर्टी खरीद के रख ले जिसकी कुछ वैल्यू है, अभी लगभग 10 लाख रुपए वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये बहुत इलिक्विड होते हैं और इसको मार्क टू मार्केट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दिखा तो रहा है 1 लाख, लेकिन क्या पता वो जो 1 लाख था वो था ईयर 2026 में, लेकिन आने वाले 10 साल ईयर 2036 में जब ये मुझे दिखा रहा है 10 लाख ही दोबारा से, जो मुझे एनपीएस, मुझे एक एनपीएस सब्सक्राइबर को दिख रहा है कि यार ये 10 वाला एसेट है, 10 लाख का एसेट है मेरे पास अभी, है ना, मतलब। लेकिन ये जो 10 लाख है ये एक फेक 10 लाख है। क्यों, क्योंकि ये जो इन्होंने ऑडिटिंग करके अपने पूरी वैल्यूएशन करी थी, ये करी थी 2026 में। लेकिन मान लो 10 साल तक इन्होंने कोई वैल्यूएशन करी ही नहीं, दोबारा से वैल्यूएट किया ही नहीं, उसको इवैल्यूएशन हुआ ही नहीं, ठीक है। और उस टाइम पे क्या पता प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिर जाए, या जो भी आपकी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर उसके प्राइसेस गिर जाए। लेकिन ये शो क्या कर रहा है, शो तो यही कर रहा है 10 लाख, क्योंकि इन्होंने ऑडिटिंग नहीं करी। तो ये यही बोल रहे हैं कि हमें जो है मार्क टू मार्केट होना पड़ेगा, और इसके लिए इनमें स्ट्रिक्ट वैल्यूएशन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर इस वैल्यूएशन स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट होगा, ये एनपीएस हर एक हफ्ते में, हर एक महीने के अंदर या क्वार्टरली अपनी प्रॉपर्टीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर को रीवैल्यूएट करते रहें और इसे मार्क टू मार्केट करते रहें, तो जो एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है 10 लाख का अभी और 10 लाख का फ्यूचर में, वो क्रिएट नहीं होगा, और एक जो सब्सक्राइबर है उसे फाइनल वैल्यू पता चल जाएगी कि यार मेरा इतना कॉर्पस है। तो ये चीज़ थी सारी की सारी, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया। अब थोड़ी आसान न्यूज़ देंगी, ठीक है। ग्रीन को ने रेस किया है 4800 करोड़ का लोन या फाइनेंसिंग करी है फ्रॉम नाफेड से। और ये क्यों किया है, क्योंकि इन्होंने जो है ना, इनको अपना रीफाइनेंसिंग करना था डॉलर डेप्ट को, ठीक है, और डी रिस्क करना था रिन्यूएबल पोर्टफोलियो को, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ते हैं कि ये जो है बहुत सिग्निफिकेंट मूव है ग्रीन को के लिए, क्योंकि ग्रीन को क्या है, इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर है, जिन्होंने रेस किया है 4800 करोड़। किससे, एक स्टेट बैंक बैक्ड लेंडर से जिसको नैफेड बोलते हैं, जो 2021 में फॉर्म हुआ था, ठीक है।
तो ग्रैंको क्या है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। इससे क्या करना चाहता है, रीफाइनेंसिंग करना चाहता है अपने डॉलर लोन की, ठीक है, और डी रिस्किंग करना चाहता है, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो की। कैसे करेगा देखते हैं। द बोरोवर एंड द लेंडर, अब स्ट्रेटेजिक मैच। ग्रैंड को जो है यहाँ पर, ग्रीन को जो है वो बोरोवर है। ग्रीन को क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है, और वो हैवी ग्लोबल हैवी वेट से स्पॉन्सर्ड है, या उनके थ्रू ये पावर्ड है। तो इसमें कौन है, सिंगापुर का जीआईसी है, और एडीआईए अबू धाबी का है। तो ग्रीन को जो है एक लीडर है इंडिया में, इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी, डिस्पाइट इट्स प्री डिग्री इट हैज़ रिसेंटली फेस प्रेशर ड्यू टू द प्रोजेक्ट डिलेज एंड रेटिंग टू। इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि कुछ प्रोजेक्ट जो है ना थोड़े डाउनग्रेड हो गए, मतलब प्रोजेक्ट डिलेज हो गए। तो प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट डिले हो गए, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वो डिले होने की वजह से जो फिच रेटिंग कंपनी है या कोई हमारी क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, उन्होंने इनकी जो रेटिंग है उनको डाउनग्रेड कर दिया। तो जब किसी भी कंट्री की, किसी भी कंपनी की, है ना, किसी भी बैंक की रेटिंग गिर जाती है ना, डाउनग्रेड हो जाती है, तो उनको लोन मिलना बहुत हार्ड पड़ जाता है। तो यहाँ पर नेफेड ने तभी भी इनको 4,800 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। क्यों दिया, उसके पीछे रीज़न था, क्योंकि इनको ये जो बहुत सिंगापुर की जैसे जीआईसी है और अबू धाबी की एडीआई है, ये इनको बैक कर रही है, इसलिए दिया, ठीक है। और क्योंकि इंडिया की एक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी भी है, इसलिए भी दिया, ठीक है। तो नेफेड जो है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, वो एक स्पेशलाइज एफडीआई है, जो कि गवर्नमेंट ने 2021 में सेट किया था। और इसका पर्पस क्या है कि ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द 25 ईयर लोन, मतलब बड़े बड़े लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है। इनको भी इन्होंने 25 ईयर का लोन दिया है, ठीक है। क्यों मैटर करता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है इतने बड़े एसेट लायबिलिटी मिसमैच को नहीं करते हैं, ठीक है, इनको फंड नहीं करते हैं। और जो नेफिट होता है वो लॉन्ग टर्म को करता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है इनके पास इतना कॉर्पस भी नहीं होता, लेकिन इनके पास होता है, ठीक है, और ये फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं, ये भी पैसा उठा सकते हैं कम। जो नेफिट होता है ये भी 0.5% से लेंडिंग कर सकता है, मतलब पैसा बोरो कर सकता है। तो इनके पास बहुत पावर रहती है नेफिट्स के पास, है ना, नेफिट के पास। तो की फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है, क्यों दे दिया, अभी थोड़ा और डिस्कस करते हैं। क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप की वजह से दे दिया। नेफिट ने क्या देखा, नेफिट ने जो है ना सिर्फ और सिर्फ ग्रीन को लोन नहीं दिया। नेफिट ने बोला कि मैं जो है ना लोन जो है तुम्हारे 38 स्पेशलाइज्ड पर्पस व्हीकल को दूंगा, जो कि तुम्हारे रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप के अंदर आएंगे, ठीक है। ये एक कॉमन बट सोफिस्टिकेटेड मेथड है फॉर सिक्योरिंग लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, क्योंकि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बहुत रिस्की लोन होता है। भाई नेफिट को भी तो अपनी कैपिटल बचा के चलनी है ना, उनको भी तो रिस्क को खत्म करना है। तो इंस्टीड ऑफ लेंडिंग सिर्फ और सिर्फ ग्रीन को होल्डिंग्स को देने से इनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता। तो नेफिट ने क्या किया, एक रिंग फेंस स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जिसमें इन्होंने 38 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करी इसके अंदर, सोलर, विंड और हाइड्रो के अंदर। तो इसको बना दिया एक आरजी होता है ग्रुप, रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप। तो ग्रीन को होल्डिंग्स के अंदर एक आरजी बना दिया, जिसके अंदर 38 एसपीवीज को लोन दिया गया, ठीक है। क्यों दिया गया, क्योंकि इनके कॉम्बाइंड कैश फ्लो से बाय सेलिंग द इलेक्ट्रिसिटी नेफिट को अपना लोन मिलता रहेगा, रीपे होता रहेगा लोन, ठीक है, इसलिए दिया। सेफ्टी नेट क्या है भाई, इफ अ प्रोजेक्ट ए, अगर कोई 38 प्रोजेक्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट का बैड मन चल रहा है, तो जो दूसरी जगह से कैश आ रहा है प्रोजेक्ट बी से, वो उसको फाइनेंस कर देगा विद इन द सेम रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप, है ना। तो भाई क्रॉस कोलेटरलाइजेशन की वजह से इन नेफिट को थोड़ा सिक्योरिटी मिल जाएगी ना, नेफिट को थोड़ी सिक्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यही फायदा होगा क्रॉस कोलेटरलाइजेशन से, और इसलिए ही नेफिट ने इनको इतना बड़ा लोन दे भी दिया है। और दैट इज वाई ग्रीन को वॉज एबल टू सिक्योर 25 ईयर लोन डिस्पाइट इट्स रेसेंट रेटिंग डिग्रेड होने की वजह से भी इनको मिल गया, तब भी मिल गया, ठीक है। वाई रीफाइनेंसिंग, भैया डॉलर टू रुपी जो है शिफ्ट करना चाहते हैं इन्होंने, जो ना पहले जो है ना एक अलग से बॉन्ड इशू कर रखे थे, और उसकी जो वर्थ थी $940 मिलियन थी, इशू किए थे 2021 में। तो ये बहुत बड़ा लोन था, ठीक है, जो इन्होंने उठाया था, लेकिन डॉलर करेंसी में उठाया था। तो ये क्या, इसकी वजह से दिक्कत आ गई, करेंसी रिस्क वाला। मतलब ये कमाते तो रुपये के अंदर है, और जो डेप्ट को सर्विसिंग करते हैं वो डॉलर में करते हैं। तो भाई इन्होंने इसलिए ये पैसा उठाया और अपने डॉलर वाले लोन है ना इसको ख़त्म किया पहले, क्योंकि पैसा कमाएंगे रुपये के अंदर, फिर जब कन्वर्ट करेंगे तो एक्सचेंज रेट, और फिर वो जो कन्वर्जन है, क्योंकि रुपये डिग्रेड हो रहा है, मतलब रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द डॉलर, तो उनको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है उसके अकॉर्डिंगली, है ना। तो इसलिए
इंटरेस्ट जो है वो स्पाइक हो गया है, तो वो अपना डॉलर वाला जो लोन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं पूरा पूरा, और जो इनका रुपी डोमिनेटेड लोन है उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो कि ये लोन है ही, ये रुपी डोमिनेटेड लोन है। तो ग्रीन को जो है इसके लिए अपना, इससे ही अपना रेवेन्यू मैच करना चाहती है, जो कि रुपी वो कमाती है एक इंडियन यूटिलिटीज से, और अपना डेब्ट को पेमेंट करेगी इन द रुपी इटसेल्फ। ठीक है, अगला देखते हैं एक्सटेंडिंग मैच्योरिटी। भाई पहले जो है ना इनको मिल रहे थे इंस्ट्रूमेंट, ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट था 5 साल वाला था, लेकिन अभी इन्होंने जो ये डॉलर वाला था ये 5 साल का था, लेकिन अब क्या इन्होंने रिप्लेस कर दिया 25 साल वाला नैफेड का, क्योंकि ज़्यादा टाइम लाइन मिल गया है तो इनको कम पैसा पर्टिकुलर एक EMI के अंदर देना पड़ेगा, है ना, और डॉलर में नहीं रुपीज़ के अंदर देना पड़ेगा, तो ये दोनों सेफ्टी इनके लिए क्रिएट हो गए हैं। दिस अवॉइड द डेंजर ऑफ रीपेइंग अ मैसिव अमाउंट ऑफ लोन एट वंस, है ना, जो 5 साल के अंदर आने वाली थी अब वो 25 साल के अंदर आएगी। ठीक है, एसेट लायबिलिटी मैचिंग, तो भाई इन वही सेम चीज़ कि इन्होंने जो है ना इनका जो लोन था वो डॉलर के अंदर था, लेकिन सर्विसिंग ये रुपी से कर रहे थे, तो उस चीज़ में ये हेल्प करेगा, आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मैच करेगा, इन्फ्लेशन को भी मैच करेगा इंडायरेक्टली, मतलब रुपी के डेप्रिसिएशन को भी मैच करेगा। एड्रेसिंग द फिच डाउनग्रेड, क्योंकि हाल ही में फिच ने इनकी जो रेटिंग है उसको डबल भी नेगेटिव में कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा गंदी रेटिंग होती है इंडायरेक्टली ये। क्यों ऐसी रेटिंग हो गई थी, क्योंकि टेस्टा थर्ड हाइड्रो पावर और पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट में इन्होंने डिले करना स्टार्ट कर दिया था पर्टिकुलर थिंग। तो ये डिले करने की वजह से क्या है, अब बैंक जो है ना थोड़े दिक्कत में आ गए, इनको लगा कि अब नहीं यार इनको लोन नहीं देना है, और अगर देना भी है तो हायर कॉस्ट पे देना है और इमीडिएट कैश फ्लो नहीं होगा इनके लिए। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व किसने किया, द मिटिगेंट कौन था, GIC के जो GIC का 58% स्टेक जो है ना वो एक एंकर की तरह वर्क कर रहा है। फिच ने डाउनग्रेड तो करी रेटिंग, ठीक है, लेकिन जो है GIC जो है सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं है, वो जो है ना एक ओवरसी ऑपरेशन भी देखता है। ठीक है, और उसने बोला है कि अपनी खुद की इक्विटी में से वो पूरे प्रोजेक्ट का 25% कॉस्ट को फंडिंग करेगा, तो अपनी खुद की इक्विटी में से करेगा, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट उसकी खुद की ओवरसीज ऑपरेशन भी हैं। तो एक सोवेनियर बैकिंग मिल रही है इस ग्रीन को, तो इसकी वजह से नैफेड ने कॉन्फिडेंस दिखाया और इनको 4,800 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। ठीक है, अब अगला, ठीक है, इंडिया एज एन अनटैप्ड फ्रंटियर इन द ग्लोबल बैंकिंग। तो इस पूरे आर्टिकल के अंदर हम इंडिया को अलग अलग कंट्रीज के बैंकिंग सिस्टम के साथ कंपेयर करते रहेंगे बार बार। ठीक है, कभी US, कभी चाइना, कभी जापान। ठीक है, US, चाइना, जापान, ठीक है, ऐसे करके हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, द कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ द आर्टिकल, जो ये जो रिपोर्ट है ये केयर रेटिंग ने पेंट की है, उन्होंने निकाली है, जहाँ पर वो अनटैप करना चाह रहे हैं, मतलब ये बताना चाह रहे हैं जो हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम है ना वो अभी अंडर लेवरेज्ड है, बहुत अंडर लेवरेज्ड है ना, जो एक प्राइम डेस्टिनेशन क्रिएट करता है इंडियन बैंकिंग के लिए फॉर द कैपिटल, फॉरेन कैपिटल, मतलब कि फॉरेन कैपिटल आए इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो वो ऐसा शो कर रहा है। ठीक है, अब वो क्यों ऐसा शो कर रहा है, उसके पीछे रीज़न है, तीन की इंडिकेटर्स हैं जो ऐसा शो कर रहा है। एक है क्रेडिट टू GDP रेशियो, तो जो क्रेडिट टू GDP रेशियो होता है ये बताता है द डेप्थ ऑफ लेंडिंग, कि कितना लेंड कर सकता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से एक फाइनेंशियल थर्मोमीटर है जो ये बताता है कि जो खुद इंडिया की जो कंट्री की जो इकोनॉमी है, वो जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो किससे फ्यूल्ड है, जो कंट्री की इकोनॉमी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किससे फ्यूल्ड है, वो फॉर्मल कैटेगरी से फ्यूल्ड है, मतलब बैंक से फ्यूल्ड है, या इनफॉर्मल कैटेगरी से फ्यूल्ड है। ठीक है, वो ये चीज़ बता रही है। ठीक है, ये क्रेडिट टू GDP रेशियो ये बता रहा है कि कितना प्राइवेट लोन एग्जिस्ट करता है रिलेटिव साइज टू द इंडियन इकोनॉमी, एंड इट इज़ अ प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल डेप्थ, मतलब कितना लोन है, कितना क्रेडिट दिया गया है अभी बैंक के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा एज कम्पेयर टू द होल GDP ऑफ द कंट्री। तो इंडिया का भी जो परसेंटेज है वो 53% है, ये एक मॉडरेट है। ठीक है, जैसा मॉडरेट परसेंटेज, पर ये क्यों एक अच्छा पार्ट है, ये क्यों एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो भाई अगर जो है ना इंडिया है, मतलब इंडिया नहीं, पहले मैं लेता हूँ USA। ठीक है, US है, वहाँ पर कोई स्मॉल बेकरी है, अगर उस स्मॉल बेकरी को लोन चाहिए तो वो क्या करेगी, क्योंकि वो ये एडवांस इकोनॉमी है तो वो बैंक के पास जाएगी। ठीक है, बैंक के पास जाएगी और पैसा उठा लेगी। ठीक है, लेकिन अगर इंडिया है, यहाँ पर इंडिया में कोई स्मॉल बेकरी है और उसको पैसा चाहिए तो वो पहले बैंक की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि बैंक से पैसा उठाना थोड़ा हार्ड पड़ता है। ठीक है,
तो वो क्या करेगी, वो अपनी फैमिली मेम्बर से उठाएगी पैसा, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट फ्री पैसा मिलेगा और लंबे टर्म के लिए पैसा मिल सकता है, ठीक है, और कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं रहेगी, तो वो अपनी फैमिली से उठाएगी। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया में जो है ना, जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है ना, वो 53% है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के आउटसाइड से पैसा उठा रहे हैं, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा उठा रहे हैं पैसा। तो इट सजेस्ट दैट वाइल द इकोनॉमी इज ह्यूज, हमारी इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, बट द लार्ज पोर्शन स्टिल ऑपरेट आउटसाइड द फॉर्मल बैंकिंग, इनफॉर्मल सेक्टर में अभी भी ऑपरेट कर रहा है। फॉर फॉरेन बैंक्स दिस रिप्रेजेंट 53%, दिस 53% की क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी बहुत ग्रोथ है हमारे इंडिया के अंदर। मतलब अभी जो बैंक ने जितना मार्केट कैप्चर कर रखा है ना, उससे ज़्यादा मार्केट, मतलब उतना ही, उससे कम, थोड़ा कम, लेकिन 47% मार्केट जो है अभी बचा है। क्यों बचा है? क्योंकि अभी बहुत रूम है, एमएसएमई अभी एंटर नहीं कर रहे हैं ना फॉर्मल क्रेडिट के अंदर। तो ये यही दिखा रहा है कि अभी जो फॉरेन बैंक्स है ना, फॉरेन बैंक्स इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि वो जो फिक्स्ड पार्ट है 53, वो तो पहले से ही हो गया, लेकिन 47% पार्ट अभी भी बचा हुआ है, मार्केट टैप करने के लिए बचा हुआ है। तो फॉरेन बैंक्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है, एक्साइटिंग न्यूज़ है, ठीक है, कि क्योंकि जीएसटी और जो यूपीआई वाला सिस्टम है ना, वो एमएसएमई को फोर्स कर रहा है कि तुम फॉर्मल कैटेगरी में आओ, और जब ये फॉर्मल कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे तो उसको कौन सर्विस देगा उनको? फॉरेन बैंक्स के पास पावर रहेगी कि वो इस 47% जो बचा हुआ इनफॉर्मल सेक्टर है उसको फॉर्मल में कन्वर्ट कर पाए। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी बहुत डेप्थ है। 53% ये शो कर रहा है कि हाँ, इंडिया में और इन्वेस्टमेंट आ सकती है फॉरेन बैंक से, जो कि हम देखेंगे कि आई है। मुफ्जी बैंक ने कोई साईराम एनबीएफसी के साथ उनके स्टेक खरीदने की कोशिश करी। सुमितोमो बैंक ने यस बैंक की इक्विटी लेने की कोशिश करी, जो कि हो चुकी है। और मेरे ख्याल से एनडीबी एमरेट बैंक ने आरबीएल बैंक के अंदर लेने की कोशिश करी इक्विटी। तो देखो, हमारे इंडियन बैंक के अंदर भी आने की कोशिश कर रही हैं फॉरेन कंपनीज या फॉरेन बैंक, क्योंकि वो 47% जो ग्रोइंग सेक्टर है उसको भी टैप करना चाहती है, ठीक है। वजह है कि दूसरे में क्या है, जो चाइना है, फ्रांस है, यूके है, यहाँ पर बहुत हाई रेशियो है। मतलब यहाँ पर जो है सारे के सारे लोग जो है बैंक के पास जाते हैं। मतलब देखो, चाइना क्या करता है, चाइना सप्लाई साइड लेंडिंग करता है बहुत ज़्यादा। मतलब वो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में लेंड करता है, कॉर्पोरेट डेब्ट्स में लेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है, इनका जो मार्केट है थोड़ा सैचुरेट हो गया है। मतलब अभी और कंपनीज के लिए टैप करने के लिए बचा नहीं है कुछ भी, ठीक है, और बैंक्स के लिए कुछ भी टैप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत पहले से ही सब लोग जो है पैसा दे चुके हैं या एग्रेसिव लेंडिंग कर चुके हैं। मतलब उनका जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, अपनी खुद की इकोनॉमी में से कितना पैसा वो क्रेडिट में दे रहे हैं, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। दूसरी ओर जो यूके और फ्रांस है, वहाँ पर जो है ना, हर एक बंदे ने बहुत ज़्यादा पैसा उठा रखा है पहले से ही, मॉर्गेज कर रखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, सब ले रखा है ना। तो इनका जो हाई रेशियो है, यहाँ पर भी टैप नहीं कर सकते। तो इंडिया यहाँ पर इन लोगों को बहुत अच्छी जगह दिख रही है कि यहाँ पर ये जो 47% इसको टैप कर पाए। यूएस में थोड़ा उल्टा ही चल रहा है। यूएस में जो है ना, लो है बैंक क्रेडिट रेशियो। अभी यहाँ पर लो क्यों है? फिर तो जो है ना, इन लोगों को यूएस के अंदर जाना चाहिए, इंडिया में क्यों आ रहे हैं भाई? यूएस में दिक्कत पता है क्या है? यूएस में कंपनी है, एप्पल कंपनी है, उसको पैसा उठाना है, तो पता है क्या करती है? डायरेक्ट जो है ना, अपने बॉन्ड इशू कर देती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर देती है, और डायरेक्ट मार्केट से उठा लेती है पैसा। जब ये डायरेक्ट मार्केट से पैसा उठा लेती है, तो बैंकिंग सिस्टम है उसका तो यूज़ ही नहीं हुआ। जब बैंकिंग का यूज़ नहीं हो तो वो दिखेगी नहीं, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो में दिखेगा नहीं, इसलिए इनका जो रेटिव रेशियो है हमेशा लो रहता है। नॉट बिकॉज ये डेप्ट को लैक करते हैं इसलिए नहीं, बट बिकॉज जो कंपनी वो डायरेक्टली इशू कर लेती हैं बॉन्ड्स, या पैसा उठा लेती है इन्वेस्टर को डायरेक्टली इशू करके बॉन्ड्स अपने, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द बैंक पर रिलाई नहीं करती हैं। इसलिए इनका जो ये क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है बहुत कम रहता है। हमारा कम रहता है अलग चीज़ों की वजह से, क्योंकि हमारे में इन्फॉर्मल सेक्टर्स बहुत ज़्यादा है और वो हमारे से ही पैसा लेते हैं। एमएसएमई बैंक में एंटर नहीं करती पैसा उठाने के लिए। वही सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पर टेबल की फॉर्म में बता रखी है। अब अगला देखते हैं। अगला जो मेट्रिक है वो है डिपॉजिट टू जीडीपी रेशियो, द फ्यूल ऑफ द बैंक। भाई जितना बैंक के पास डिपॉजिट होगा, जितने बैंक के पास एनडीटीएल होगा, ठीक है, उतने का ही कुछ परसेंटेज वो लैंड कर पाएंगे, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग द स्टैट्यूटरी कंपोनेंट्स लाइक सीआरआर और एसएलआर, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा अगर ये रेशियो कम है, अगर ये पर्टिकुलर रेशियो कम है, तो इसका मतलब मैं
बैंक के अंदर डिपॉजिट कम कर रहा हूँ पैसा, और बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स के अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर ये रेशियो कम है, अगर ये रेशियो कम है, लो है, तो मतलब मेरी जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है। और अगर ये रेशियो मेरा हाई है, इसका मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पैसा जो है अपने बैंकिंग सिस्टम के अंदर डाल रखा है। तो देखो, जो जापान है और चाइना है, फ्रांस है ना, ये जो ना ये नेशन जो है थोड़ा सेविंग कल्चर नेशन के हैं, तो यहाँ पर जो ना हाई रहता है रेशियो। लोग पैसा अपना डिपॉजिट करना चाहते हैं बैंक के अंदर। जापान में क्या है, थोड़ी एजिंग प्रॉब्लम है, वहाँ पर लोग रिटायरमेंट के पास में है, तो वो क्या चाहते हैं, वो सोचते हैं कि यार अपना पैसा क्यों ही बर्बाद करें, इक्विटी थोड़ी रिस्की रहती है, तो हम जो है ना सिर्फ अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डालेंगे और वहाँ से इंटरेस्ट कमाते रहेंगे, बस कोई रिस्की स्टॉक नहीं लेंगे। जापान, चाइना, ये सब इसी इसी फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं। दूसरी ओर जो इंडिया है और यूएस है, वो बैलेंस रेशियो मेंटेन करके रख रहा है। वो उसका ट्रस्ट जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे भी है, हमारे मार्केट पे भी है, और हर एक जगह एक बैलेंस फंडिंग हो रही है। और एक ये भी दिख रहा है कि भाई हमारा जो बैंक का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट है, वहाँ पर भी एक बैलेंस्ड डिपॉजिट टू जीडीपी रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे करके कंपेयर कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब अगला क्या है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, द एफिशिएंसी मैट्रिक। तो ये क्या करता है कि कितना डिपॉजिट हुआ बैंक के अंदर, उसमें से कितना जो है बैंक ने लेंड कर दिया, क्रेडिट दे दिया। ठीक है, तो सीडी रेशियो है वो हाई रहता है यूके और जर्मनी का। तो ये जो बैंक है ना, सारा का सारा जितना इनको मिलता है, जितना इनसे डिपॉजिट मिलता है, उतना सारा का सारा वो लेंड आउट कर देते हैं। वजह है कि दूसरी जगह ये भी बोल रहे हैं कि वो बोरो करके भी दे देते हैं, उल्टा बोरो भी करते हैं और होलसेल मार्केट से बोरो करते हैं और लोन देते हैं, मतलब बोरो करके भी लोन देते हैं। ठीक है, डिपॉजिट से नहीं, और बोरो भी करते हैं। इंडिया में अलाउ नहीं होता ऐसे कि तुम बोरो करके फिर लोन दो। ठीक है, बैंक्स हो, स्पेशली बैंक्स को अपना C/D रेशो अच्छा मेंटेन करना पड़ता है। हमारा भी 82 के अराउंड चल रहा है, मे बी 81 के अराउंड चल रहा है या 80 के अराउंड चल रहा है, और 81 या 82 तक मे बी पॉसिबिलिटी है कि 2027 तक चला जाए। ठीक है, इसमें दिक्कत होती है कि अगर ये थोड़ा रिड्यूस हो रहा है ना, तो अगर कोई शॉक आता है, इकोनॉमिकल शॉक आता है, तो बैंक के पास बहुत कम पैसा बचता है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को कुशन देने के लिए। इसलिए ये जो रेशियो है ना, थोड़ा मेंटेन होना चाहिए, 70 के अराउंड थोड़ा कम ही होना चाहिए, है ना। आप जितना पैसा आपके पास आ रहा है, सबको डिपॉजिट, सब कुछ लेंड नहीं कर देना है। ठीक है, दूसरी ओर जो CDC लो है, CDC मतलब CD रेशियो जापान में वो 60% है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि रिस्क अवर्जन करा जाता है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो थोड़ी बूढ़ी जनता है, और वो डरते हैं लैंड करने, बैंक को, मतलब बैंक वहाँ पर अफ्रेड है लैंड करने से। तो नॉर्मली जो उनका पैसा है ना, वहाँ पड़ा ही रहता है बैंक के अंदर, और एक नॉर्मल, क्योंकि लोग जो है ना पैसा लेने को तैयार ही नहीं है। यहाँ का कंडीशन है, बैंक के पास पैसा बहुत है लेकिन लोग नहीं है। ठीक है, पीपल नहीं है खरीदने लेने वाले, पीपल नहीं है जो ये इस पर्टिकुलर लोन को ले पाए, बोरोवर नहीं है डायरेक्टली, पैसा बहुत है। ठीक है, तो उनका क्या है, वो दिस लीड टू द लेजी मनी सिटिंग ऑन द वॉल्ट, बस बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, कोई इकोनॉमी जनरेट नहीं कर रहा है, बस पड़ा हुआ है खाली। दूसरी ओर जो इंडिया की पोजीशन है वो एक बैलेंस्ड है, हेल्दी बैलेंस शीट है। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट बेस, मीनिंग वी आर नॉट ओवरली रिलायंट ऑन वॉलेटाइल इंटरनेशनल मार्केट टू फंड द डोमेस्टिक लोन। ठीक है, हमारा हमेशा बैलेंस ही रहता है सब कुछ। वाई फॉरेन बैंक्स आर गोइंग डीप इनटू द इंडियन मार्केट, तो मैंने बताया ना, एमरेट जो है, NDB, और मुफ्जी बैंक जो है, और सुमितोमो जो बैंक है, मित्सुई बैंक है, ये जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी खुद की इक्विटी लेने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन बैंक्स के अंदर। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट सेचुरेशन हो गया अलग और जगह। बैंक यूरोप में हमने देखा क्यों हो गया, जापान में स्लो ग्रोथ है ना, एजिंग प्रॉब्लम से चल रही हैं, लो इंटरेस्ट रेट है, तो बैंक जो है इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, यहाँ पर वो पैसा कमा सकें। MSME और रिटेल ग्रोथ, हमारे यहाँ पर 47% और मार्केट टैप करना है। जो UPI और GST है, वो MSME को बोल रहा है कि तुम जो है ना, आप थोड़ा फॉर्मल सेक्टर में घुसो, अगर तुम फॉर्मल सेक्टर में घुसोगे तो तुम्हें ईजियर हो जाएगा तुम्हारे लिए लोन लेना, और तुम्हारे लिए सब कुछ सिस्टम बैंकेबल टाइप बन जाएगा ना, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएंगी चीज़ें। तो ये चीज़ें इसको फोर्स कर रही हैं, और अभी अगर ये MSME जो है आ जाती है, ग्रो हो जाती है और बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ जाती है, तो ये जो फॉरेन बैंक्स हैं, ये इनको टैप कर सकते हैं। ठीक है, तो वही फायदा है। रेगुलेटरी स्टेबिलिटी क्या है, इंप्रूव इन एसेट क्वालिटी, फ्यूअर बैड लोन्स एंड डिजिटल अडॉप्शन मेक द इंडिया सेफर बैड, क्योंकि हमारे पास अब बहुत अच्छा एसेट क्वालिटी हो गया है, हमारे पास कम बैड लोन्स है। हमारे जो बैड लोन्स का है वो 2.2 और 0.5 है NNPA और GNPA। ठीक है, और हमारा डिजिटल अडॉप्शन भी बहुत अच्छा है, हम AI में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है,
ठीक है, वही सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि इंडिया, चाइना, यूएस, जापान और यूके में क्या क्या अंतर आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बोल के बता दिया, यहाँ पर वो लिखा हुआ है, आप जब पढ़ोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। राइजिंग रिटेल लोन्स रेट। रिटेल लोन का जो रेट है वो बढ़े जा रहा है डिस्पाइट कि आरबीआई ने फैब से और अभी तक दिसंबर तक भाई 1.25% रेपो रेट अपना पॉलिसी रेट कट किया तब भी। तो यही पैराडॉक्स है, ये आर्टिकल उसी बारे में चर्चा कर रहा है, बता रहा है कि आरबीआई ने तो बहुत ज़्यादा कट किया बेस प्राइस, मतलब अपना रेपो रेट कम किया, लेकिन अभी भी रिटेल लोन जो है वो बढ़े जा रहे हैं, मतलब लोन मतलब रेट बढ़ जा रहा है उनका, वो बढ़ जा रहा है बढ़ जा रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है और एनबीएफसी उसमें क्या पार्ट निभा रही हैं। उनका एनबीएफसी का जो मनी कलेक्शन है वो कहाँ से मनी लाती हैं, मतलब वो डायरेक्ट तो आरबीआई से लेती नहीं है ना। और हमें और ये इस चीज़ों पे देखना पड़ेगा कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम कैसे क्रिएट हो रहा है डेप्ट मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये भी हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो इसको पढ़ने के बाद ही हम एग्जांपल लेंगे। यूजुअली जो है ऐसा होता है कि जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो हाँ ऐसे एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट में कि आप बोरिंग थोड़ा चीपर हो जाएंगी, ऐसा बहुत बोलते हैं लोग। ठीक है, पर देखने में क्या आ रहा है, जो एनबीएफसी है वो क्या है, वो डायरेक्टली आरबीआई से बोरो तो करती नहीं है। वो किससे बोरो करती है, इन्वेस्टर से बोरो करती हैं, बैंक से। इन्वेस्टर में कौन आता है, बैंक आती हैं, इंश्योरेंस कंपनी आती हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं। ठीक है, और मार्केट आता है पूरा का पूरा। ठीक है, वो कैसे करती हैं, एनबीएफसी अपने बॉन्ड इशू करती हैं। ठीक है, बॉन्ड इशू करती हैं और उससे पैसा उठा लेती हैं उसके ऊपर, या तो बैंक हो सकता है, एमएफ्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस हो सकता है, पेंशन फंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, वो इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसे करके वो पैसा उठाती हैं। बट क्या हो रहा है, बॉन्ड यील्ड्स आर राइजिंग इवन दो द रेपो रेट इज लोअर, द यील्ड द इंटरेस्ट इन इन्वेस्टर्स डिमांड टू होल्ड द बॉन्ड आर हाई। ठीक है, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कॉस्ट है वो हाई हो रहा है। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हम गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उसका इंटरेस्ट रेट मतलब यील्ड जो है हाई हो जाए, गवर्नमेंट के बॉन्ड की यील्ड हाई हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस जो है वो कम हो गया है। ये हम कभी और डिस्कस करेंगे कि क्यों यील्ड जो है मार्केट प्राइस के इन्वर्सली अपोजिट होती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अभी ये याद रखो कि अगर यील्ड बढ़ती है तो मार्केट प्राइस घट जाता है। ठीक है, तो मान लो अगर कोई बैंक है या कोई हाँ एनबीएफसी है, इन्होंने ऐसे जो लोन्स हैं, ऐसे जो बॉन्ड्स हैं उसको अपने अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, तो इनकी जो बैलेंस शीट है, जब क्योंकि मार्केट प्राइस गिर गया है तो ये जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी पुअर दिखने लग जाएगी। तो ऐसा देखिएगा कि यार ये एनबीएफसी और ये बैंक जो है थोड़ा लॉस में है। ठीक है, प्रॉब्लम चल रही है। एक तो ये प्रॉब्लम होगी कि इनके वॉल्ट के अंदर रखी रखी जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो वैल्यू गिर जाएगी। अभी मैं ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बॉन्ड में ऐसा होता है अगर यील्ड हाई हो जाती है तो। ठीक है, अभी गवर्नमेंट बॉन्ड में यील्ड हाई है, यील्ड जो है हाई है, तो इससे परेशानी क्या आती है, अगर यील्ड हाई है तो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, अगर यील्ड हाई है तो मैं गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाना पसंद करूंगा या बैंक को पैसा दूंगा डिपॉजिट की तरह, जहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज कितनी मिल रही है, 3 से 4%, जहाँ की दूसरी ओर गवर्नमेंट बॉन्ड मेरे को दे रहा है 6%। तो मैं एज एन इन्वेस्टर मैं हाई यील्ड वाले बॉन्ड में डालूंगा और डिपॉजिट नहीं करूंगा। अभी इनके पास डिपॉजिट तो आया नहीं, इसका मतलब अब यहाँ पर एनबीएफसी मान लो, यहाँ पर डिपॉजिट एनबीएफसी के पास डिपॉजिट तो आया नहीं। फॉर एग्जांपल अभी एनबीएफसी के पास पैसा नहीं है लेंड करने को, तो जितना भी पैसा है वो हायर रेट पे देंगी। तो अगर ये इंटरेस्ट हायर कर देंगी, ठीक है, तो हायर कर देंगी, अगर ये इंटरेस्ट हायर कर देंगी तो बोरोवर कम हो जाएंगे इनके पास। भाई इंटरेस्ट मैं क्यों ज़्यादा इनसे लूँगा, मैं इससे बड़े बैंक से लोन ना ले लूँ। एनबीएफसी ने तो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि इनका पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि इन्वेस्टर्स पैसा नहीं देना चाहते, क्योंकि हाई यील्ड चल रही है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा डालना चाहते हैं इन्वेस्टर्स, ना कि इनको डिपॉजिट के फॉर्म में देना चाहते हैं जहाँ पर 3 से 4% पैसा मिलता है, बस परसेंट मिलता है। तो एनबीएफसी को नहीं देना चाहते पैसा, एनबीएफसी के पास पैसा नहीं है, तो एनबीएफसी को अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। अगर गलती से इन्होंने इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो बोरोवर आएंगे ही नहीं इनके पास, कोई भी इनसे पैसा नहीं लेगा। तो जितने भी लोग लेंगे तो इससे क्या है, इनका एनएमआई है वो रिड्यूस हो जाएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आती है, ये फिर बिजनेस नहीं कर पाते अपना।
तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ ऐसा करके इन्होंने बताया है, ठीक है। ये तो बॉन्ड यील्ड्स आर राइजिंग इवन दो द रेपो रेट इज लोअर, तो यील्ड जो है द इंटरेस्ट द इन्वेस्टर अभी क्या है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज़्यादा राइज कर रही हैं, तो ये जो एनबीएफसी जो है, एनबीएफसी से जो इन्वेस्टर्स हैं बोल रहे हैं कि भाई तुम ऐसा करो, हम तुम्हारे बॉन्ड खरीदेंगे लेकिन तुम हमें जो है ना ज़्यादा इंटरेस्ट देना, है ना। वो जो गवर्नमेंट वाली बात थी कि वो तो गवर्नमेंट बॉन्ड में डालने की बात कर रहे थे इन्वेस्टर्स, पर ये बोल रही है एनबीएफसी बोल रही है नहीं नहीं, हम तुम्हें जो है ज़्यादा ज़्यादा वो देंगे, तुम्हें ज़्यादा यील्ड देंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड से भी ज़्यादा यील्ड देंगे, तुम हमें पैसा दे दो। तो पैसा खींचने के चक्कर में, पैसा अपने पास लाने के चक्कर में ये जो है ना ज़्यादा पैसा दे डालती हैं। हाई डिमांड इन्वेस्टर जो है ना ज़्यादा डिमांड करते हैं इंटरेस्ट रेट की, और जिसकी वजह से इनका बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है एनबीएफसीज का, ठीक है। अब इनका बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है तो हमें भी ज़्यादा बड़े लोन पे पैसा देती हैं, मतलब हमें जो लोन देती हैं वो बहुत बड़े इंटरेस्ट रेट पे देती हैं, इसलिए एनबीएफसी का या और बैंक्स का अगर रेपो रेट भी कम होता है तब भी ये पैसा हमें कम सस्ते भाव में नहीं देती है। तो इन्वेस्टर्स आर वरीड अबाउट द फ्यूचर इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट हाई बोरिंग नीड्स, तो इन्वेस्टर इनसे जो है ना ज़्यादा डिमांड करते हैं इंटरेस्ट रेट और टू बाय द एनबीएफसी बॉन्ड, तो एनबीएफसी बॉन्ड को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में मिलता है, तो बोरिंग कॉस्ट एनबीएफसी का ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इफ़ अ कॉस्ट फॉर एनबीएफसी मोर टू गेट द मनी फ्रॉम द मार्केट, दे कैन नॉट लोअर द रेट्स, दे चार्ज यू, तो हमसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, और हमसे ज़्यादा चार्ज करने के चक्कर में सिंपल रेपो रेट गिरने के बाद भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही रहता है, कोई सेम चीज़, क्योंकि बैंक को भी तो एनबीएफसी को सर्वाइव करना है ना, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जीरो कर देगी, गिरा देगी पूरा का पूरा, नहीं गिराएगी ना। तो वो यही बोलने वाली है। अभी एनबीएफसी और कॉर्पोरेट का देखते हैं स्प्रेड क्या है। तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है जो स्प्रेड है एनबीएफसी को, जो एनबीएफसी इतना इंटरेस्ट पे करती है माइनस द इंटरेस्ट रेट जो एक रेगुलर कंपनी पे करती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड आ रखा है। मान लो कोई सेम एक स्टील की कंपनी है और एक एनबीएफसी है, दोनों ही सेम रेटेड है, A+ रेटेड है, मान लो AA+ रेटेड है, तो इनडायरेक्ट क्या होना चाहिए था, ये दोनों सेम तरीके की कंपनी है तो इनको सेम इंटरेस्ट पे पैसा मिलना चाहिए था, है ना, 4% मिलने जाना चाहिए था पैसा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, स्टील वाले के लिए कम होता है एनबीएफसी। मान लो अगर स्टील वाले को लोन मिल रहा है 4% पे, तो इनको पता है कितने पे मिलेगा, 4.75 पे, क्योंकि इनका स्प्रेड जो है, इनका जो स्प्रेड है वो आया है 75 बेसिस पॉइंट, जो कि होता है 0.75% मोर। तो अगर स्टील कंपनी को AAA बॉन्ड होने के बाद भी 4% पे लोन मिलता है, पैसा मिलता है, बोरिंग मिलती है, लेकिन एनबीएफसी को 4.75 पे मिलती है, तब भी दोनों को सेम रेटेड होने के बाद भी। तो क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये बोलते हैं, देखो भाई तुम एक हाई और रिस्की जोन हो, तुम एक हाई और रिस्की सेक्टर हो। देखो अगर स्टील कंपनी पैसा नहीं पे करती, तो भाई यहाँ पर स्टील है, इसके पास इन्वेंट्री है, इसके पास लैंड है, इसके पास फैक्ट्री है, तो बैंक या इन्वेस्टर क्या करेंगे, बेच के इससे पैसा कमा लेंगे। लेकिन एनबीएफसी के पास नहीं होता है, एनबीएफसी के पास तो लोन ही होता है जो एसेट होता है, इसको क्या बेचेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे एनबीएफसी से। तो बोलते हैं तुम जो है ना ज़्यादा इंटरेस्ट दोगे एक नॉर्मल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, तो इसलिए स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 75 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है, ठीक है। तो दे टेल द एनबीएफसी आई हैव ऑलरेडी रीच माई लिमिट इन योर सेक्टर, मैं तुम्हारी सेक्टर में, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा पहले से दे दिया है, अगर तुम मुझसे और पैसा लेना चाहते हो, इफ़ यू वांट मी टू लेंड यू मोर, तुम्हें ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, बोरिंग कॉस्ट दोबारा बढ़ जाएगी, हम पे इंटरेस्ट दोबारा बढ़ जाएगा, खत्म। दिस ड्राइव द बोरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ फंड मोर, खत्म। एनबीएफसी दोबारा हमें दे देगी। अब आरबीआई ने रेपो रेट कितना भी कम किया हो, एनबीएफसी हमें पैसा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे ही देगी अपने आप को बचाने के लिए। वाई द इम्पल्स इज ब्लॉक्ड, क्योंकि आरबीआई का जो बुलेटिन रिसर्च पेपर है उसने ये मेंशन किया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है उसका जो वो जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनकम्प्लीट है फॉर एनबीएफसी। क्यों इनकम्प्लीट नहीं है, मैंने आपको बहुत सारे पहले से रीज़न तो बता दिए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक बार और पढ़ लेते हैं। नो डायरेक्ट एक्सेस टू आरबीआई, भाई नॉर्मल बैंक क्या करते हैं, नॉर्मल बैंक जो है आरबीआई से रेपो रेट पे पैसा उठा लेते हैं, लेकिन एनबीएफसी के पास ये नहीं होता ना कि डायरेक्ट रेपो रेट पे उठा लें, ये तो बैंक से उठाती हैं, ये एक इन्वेस्टर से पैसा उठाती हैं अपने बॉन्ड को जारी करके, ठीक है। इन पे ये वो चीज़ नहीं है, ये मिडिल मैन की तरह वर्क करती हैं, सॉरी ये मिडिल मैन की तरह, हाँ इनडायरेक्टली मिडिल मैन की तरह वर्क करती हैं ये, ठीक है। तो इनको खुद को भी अपना मार्जिन सेट करना पड़ता है और पैसा कमाना होता है, तो इनके लिए बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है
और अगर बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है तो हमारे इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सब प्राइम रिस्क भी बढ़ता है। जो एनबीएफसी है वो वीकर सेक्शन को पैसा देती हैं, बोरोवर्स को पैसा देती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जिनके बहुत कम क्रेडिट स्कोर होता है। तो बिकॉज दीज लोन्स आर रिस्कियर, एनबीएफसी कीप द रेट हायर, और अगर वो रेट हायर कर देंगी तो भाई मतलब एनबीएफसी कीप द रेट हायर टू क्रिएट अ बफर अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफॉल्ट, मतलब उनको इंटरेस्ट रेट हाई करना पड़ता है। मार्जिन एब्जॉर्प्शन, तो इनको क्योंकि ये हाई कॉस्ट पे पैसा देती हैं और कम प्रॉफिट कमाती हैं, तो जितना भी मार्जिन होता है इनको ही एब्जॉर्ब करना पड़ता है, जितना भी हाई कॉस्ट है इनको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और जितना जो भी इन्होंने एब्जॉर्ब किया हाई कॉस्ट वो किसको पास ऑन कर देंगी, कस्टमर को पास ऑन कर देंगी, खत्म। अब अगला, द इम्पैक्ट ऑन द बोरोवर फॉर द बोरोवर इन द सब प्राइम सेगमेंट, जो कि वेयर रेट्स आर अराउंड 12 to 13%, अगर 1 से 1.5 का भी इंक्रीज आता है फॉर दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रिलेटिव इंक्रीज इन द टोटल इंटरेस्ट, बट ये बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है क्योंकि इनकी पॉकेट पे बहुत ज़्यादा डेंट पड़ता है इसकी वजह से, अगर वो लोन 3 से 5 ईयर का है तो, ठीक है। द क्यूमुलेटिव, भाई हम पहले से ही 10 से 12% दे रहे हैं, फिर और तुम बढ़ा दो तो हम पे तो दिक्कत है क्या। तो वो यही बोल रहे हैं कि आरबीआई ने तब भी इतना रेट कम करने के बाद भी जो भी इफेक्ट होना चाहिए था वो हुआ नहीं, हमें अभी भी पैसा ज़्यादा ही देना पड़ता है। वो सेम चीज़ है यहाँ पर। हम आगे चलते हैं, ठीक है। इंडिया EU FTA अ गेम चेंजर सेट टू रिवायर इंडियाज ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स एंड ग्लोबल सप्लाई चेन रूल। तो यहाँ पर जो इंडिया की और EU की FTA होने वाली है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, जो कि बोल रहे हैं कि लगभग जनवरी 2026 में साइन कर लेंगे, ये मदर है ऑफ ऑल डील, ऐसा उसको रेफर किया जा रहा है। हम जो है इस पर्टिकुलर न्यूज़ को सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर की पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो डोमेस्टिकली फोकस इंडस्ट्रीज कैसे एक हाई ग्लोबल सप्लाई चेन बनने की कोशिश करेंगी यहाँ पर, ठीक है। हम सिर्फ ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और कैसे वो इंडस्ट्रीज जो है ग्लोबल फोकस, डोमेस्टिक फोकस इंडस्ट्रीज वो ग्लोबल चेन बनेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ इतना फोकस करेंगे, इतना ही डिस्कस करेंगे। द यूरोप ओवर USA, तो हम इसे जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। अभी जो है ना कुछ टाइम से यूरोप ने ओवरटेक कर लिया है USA को, क्योंकि अभी इंडियन ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट के लिए यूरोप पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं US की वजह, क्योंकि US ने क्या कर रखा है, टैरिफ लगा रखा है, टैरिफ फटीक की वजह से और रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से हम यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो अभी फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 26 और फर्स्ट हाफ, जो कि अप्रैल से सितंबर 2025 तक था, तो वहाँ पर जो है एक्सपोर्ट हमने कितना किया, लगभग $3.73 बिलियन, जो हमने क्या देखा 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी, ठीक है। FTA का एडवांटेजेस क्या है भाई, जो नॉर्मली जब हम कोई अपना पर्टिकुलर कार बेचते हैं या कोई ऑटो कंपोनेंट बेचते हैं तो हमें क्या है, टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, जीरो टैरिफ देना पड़ेगा अगर हम यूरोप को बेचने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपोर्टर्स के लिए यूरोप को बेचने की कोशिश करेंगे तो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो EU है ना, यूरोप है, ये भी एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहा था चाइना का, ठीक है। डिफॉल्ट अल्टरनेटिव टू चाइना कौन है, इंडिया है। तो इंडिया को अपना पार्टनर बनाना चाहता है कि वहाँ पर भी अपना ये जो वॉल्क्सवैगन है या रेनॉल्ट कंपनी है, ये भी इंडिया के अंदर आ पाए और फिर अपना प्रोडक्शन कर पाए, यहाँ पर बेच पाए और इंडियन मार्केट भी यूरोप के अंदर एक्सपैंड कर पाए, ठीक है। दोनों का ये एडवांटेज है, दोनों को ही वाला फ़ायदा हो रहा है, तभी FTA होता है, ठीक है। दोनों को फ़ायदा होता है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जॉइंट वेंचर, तो यहाँ पर क्या है, हम सिर्फ ज़्यादा पार्ट बेचने पे फोकस नहीं करेंगे, हम मेकिंग द स्मार्टर पार्ट्स, हम ज़्यादा स्मार्टर पार्ट्स बनाएंगे। तो हम जो ना यूरोप की जो हाई टेक मशीनरीज और स्पेशलाइज इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उसको इंपोर्ट करेंगे, उसको अपने यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि वो कैसे लाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम करके। तो जो हमारी खुद की इंडस्ट्रीज़ हैं, ये हाई टेक यूरोपियन मशीन्स और स्पेशलाइज इलेक्ट्रॉनिक्स को बाय कर पाएंगी सस्ते दाम पे, और इंडिया के अंदर एक अच्छा अपग्रेड कर पाएंगी अपनी फैक्ट्रीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, किस नॉर्म से या किस स्टैंडर्ड तक, इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड तक हम कर पाएंगे एट द मच लोअर कॉस्ट। अगर ये चीज़ हो जाती है तो हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर पाएंगे इनडायरेक्टली, जॉइंट वेंचर्स कर पाएंगे, जॉइंट डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो यूरोप ने बहुत ज़्यादा कॉस्ट प्रेशर फील किया है टू कम्पीट विद द चाइनीज़ EVs, वाइल इंडिया ऑफर अ लो कॉस्ट हाई स्किल इंजीनियरिंग बेस, ठीक है। तो FTA में जो जॉइंट वेंचर है वहाँ पर क्या है, यूरोपियन जो है अपनी यूरोपियन कंपनीज जो है या फर्म्स है वो अपनी IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से अपनी खुद की टेक्नोलॉजी लाएंगी और इंडिया को स्केल अप करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। यही बोलने की कोशिश कर रहा है जॉइंट वेंचर के थ्रू। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे को यही लगा, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल। नॉर्मली क्या होता था, देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है EU के रेस्पेक्ट में, ठीक है। EU के रेस्पेक्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली क्या होता है, मान लो ये बोल रहा है कि आप जो
कार बनाओगे ना, ठीक है, इंडिया जो कार बनाएगी ना और जो हमें ट्रांसपोर्ट करेगी, हमें एक्सपोर्ट करेगी, यूरोप को एक्सपोर्ट करेगी, तो यूरोप बोल रहा है कि ये पासपोर्ट चेक होना चाहिए। क्यों चेक होना चाहिए? ये यूरोप बोल रहा है कि जो भी इंडिया के अंदर कार बनेगी, ये हमें कैसे पता कि तुमने इंडिया के अंदर कार बनाई है? तुमने चाइना से पार्ट लिए, ठीक है, और इंडिया में असेंबल किया और हमें बेच दी कार। या चाइना ने खुद की कंपनी इंडिया के अंदर बनाई, ठीक है, खुद की कंपनी एक इंडिया के अंदर बनाई, उसने ही पार्ट बनाया है वहाँ पर, मतलब यहाँ पर उसको असेंबल किया और मेक इन इंडिया का टैग लगा के यूरोप को बेच दिया। तो भाई यूरोप चाहता है कि यहाँ पर जो सारा सिस्टम है, तुम्हारी जो सारी चीज़ें हैं, वो इंडिया की होनी चाहिए, इंडिया के खुद के पार्ट की होनी चाहिए। भाई इंडिया ग्रोथ होना चाहिए ना, इंडिया का ग्रोथ होना चाहिए। तुम दोबारा से सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपोर्ट, सिर्फ एक असेंबली वाली कंट्री बन के मत रहो, ठीक है। और तुम्हें इन्होंने यही बोला कि जो डिजिटल वैल्यू एडिशन है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 40% है व्हीकल वैल्यू का। देखो अब पहले क्या होता था, पहले ये जो EU वाला पार्ट था, यहाँ पर बोल रहे थे कि हार्डवेयर, इंडिया जो है ना अपना हार्डवेयर बनाता था, हार्डवेयर को असेंबल कर देता था, और जो इनकी 40% वाली डिमांड है ना, वो पूरी हो जाती थी कि 40% जो पार्ट है वो इंडियन पार्ट है। अब ये जो है ना ज़ीरो टैक्स के साथ EU के अंदर इंपोर्ट हो सकती है, ठीक है, या हमारे एक्सपोर्टर ज़ीरो टैक्स दे के यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में EU में अपनी कार बेच सकते हैं ज़ीरो टैक्स में, क्योंकि ये वाला कंडीशन पूरा हो जाता है हार्डवेयर के थ्रू ही। लेकिन ये बोल रही है कि जो EVs होती है ना, EVs जो है सॉफ्टवेयर पे वर्क करती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पे वर्क करती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि तुम जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये तुम्हारा खुद का होना चाहिए, चाइना का नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट हार्डवेयर का तो तुम पर्टिकुलर चीज़ें पूरी करोगे, 40% तुम्हें डिजिटल वैल्यू एडिशन भी करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, कि तुम इंडिया के खुद के पार्ट्स जो हैं, जो ये बैटरी मैनेजमेंट पार्ट है, ठीक है, और मतलब और जितने भी सॉफ्टवेयर पार्ट है, वो तुम्हारा एटलीस्ट 40% होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मैट होगी तो ही तुम्हें EU के अंदर 0% पे, ज़ीरो टैक्स पे इंपोर्ट करने दिया जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट करने दिया जाएगा इनडायरेक्टली, ठीक है। तभी यहाँ पर इनको फ़ायदा मिलेगा, तभी हमारे एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा EU के अंदर। ये यही बोल रहा है कि वैल्यू एडिशन नाउ अकाउंट्स फॉर अप टू 40% ऑफ द व्हीकल वैल्यू, व्हीकल की वैल्यू का 40% जो है सॉफ्टवेयर वाला पार्ट होना चाहिए। द FTA is expected to include a rule for digital value addition, nudging Europe giants to shift from software development and R&D hubs to India, ठीक है। तो एक तरीके पासपोर्ट चेक की तरह वर्क करेगी, ठीक है। दूसरी ओर क्या है, तुम्हें इंडिया को ये बोला गया है कि इंडिया जो इंडिया की OEM है आर ऑलरेडी यूजिंग द यूरोप एज अ प्रूविंग ग्राउंड। तो इंडिया जो है ना अपना आपको प्रूव कर रहा है पहले से ही यूरोप ग्राउंड में। कैसे? जो मारुति सुजुकी है, उन्होंने अपनी ई विटारा की 13,000 यूनिट पहले ही वहाँ दे दिए हैं या बेच दिए हैं। तो एक फर्स्ट ग्लोबल EV है जो यूरोप के अंदर गया है, ठीक है। तो हमने पहले से ये एक बड़ा ग्लोबल अचीवमेंट किया है। टू व्हीलर जाइंट जो हमारा रॉयल एनफील्ड है और हीरो मोटर कॉर्प्स है, उन्होंने भी एस्टेब्लिश किया है डेडिकेटेड EV फुटप्रिंट इन यूरोप, लेवरेजिंग द कंटिनेंट मैच्योर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्केल अप द प्रीमियम। मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटर कॉर्प है, देखो क्योंकि इंडिया में जो है ना प्राइस सेंसिटिव चीज़ें हैं, ये यहाँ पर जो है ना कम्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो भाई ये जो ओला और इन सब का जो है ना बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी है, और ये सस्ते भाव में इंडिया के अंदर चीज़ें बना के बेचती हैं। तो अगर इंडिया के अंदर ये अपना हाई स्केल प्रीमियम मोटरसाइकिल बेचने की कोशिश करेंगी या EV वाली बेचने की कोशिश करेंगे जहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैच्योर नहीं है, तो ये चीज़ें ये रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटर कॉर्प नहीं कर पाएंगी अपनी चीज़ें एस्टेब्लिश, ठीक है, अच्छे से। लेकिन ये कहाँ कर सकती हैं? ये यूरोप के अंदर अपनी डेडिकेटेड फुटप्रिंट्स कर सकती हैं, जहाँ पर एक तो मैच्योर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ पर लोग जो है ना लाइफस्टाइल के लिए मोटर बाइक चलाते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर हाई प्रीमियम देने के लिए भी तैयार है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में कोई हाई प्रीमियम नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो कम्यूट के लिए यूज़ होते हैं, रोजी रोटी के लिए यूज़ होते हैं ना। जो बाइक मतलब जो स्विगी होता है, ये EV यूज़ करते हैं, है ना, पैसा बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो ना हाई प्रीमियम वो यूज़ नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो टू व्हीलर्स जाइंट है वो EU के अंदर जाके अपने फुटप्रिंट को बना रहे हैं, प्रूफ भी कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब अगला है कोटाज एंड फेज रिडक्शन। तो ये जो है ना ओवरनाइट नहीं होने वाला। ये जो चीज़ है ऑटोमोटिव के अंदर जो कट्स हैं वो ओवरनाइट नहीं होंगे। एक तो इमीडिएट कट होगा। इमीडिएट कट में क्या है, जो सेंसिटिव कंपोनेंट है, जो इंपॉर्टेंट मशीनरीज हैं, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया के अंदर चाहिए बूस्ट करने के लिए इंडिया की प्रोडक्टिविटी,
उन चीज़ों पर तो इमीडिएट कट हो जाएगा। कुछ मीडियम टर्म्स हैं जो 3 से 5 ईयर्स वाले हैं, जैसे ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ ड्यूटीज़ ऑन मेन स्ट्रीम व्हीकल्स एंड पार्ट्स, उसमें होगा। फिर लॉन्ग टर्म में हाई सेंसिटिव आइटम्स, ये जो हमारी डीजल कार्स हैं, है ना, और पेट्रोल कार्स हैं, उन पे भी जीरो ड्यूटी हो जाएगी आफ्टर द डेकेड, गिविंग द डोमेस्टिक प्लेयर इनफ टाइम। जैसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा, इनको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कि इंडिया के अंदर मैच्योर हो जाए और कॉम्पिटिटिव बन जाए जो EU वाली कंपनीज है ना, उसके अगेंस्ट। क्योंकि अगर ये गलती से भी एकदम हमने रिड्यूस कर दिया और EU की कंपनी यहाँ आके सस्ते भाव में सारी बेचने लग गई कार, ठीक है, तो जो हमारी ये टाटा मोटर्स और महिंद्रा है, तो ये तो डूब जाएंगे ना, ये बैंकरप्ट हो जाएंगी, क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं। 6 लाख में खरीदेगा सब कुछ, ना कि 10 लाख में कोई भी कार, है ना। तो इसलिए ये फेज वाइज रिडक्शन होगा। वो सेम चीज़ है, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, डॉट एक्सटेंड प्रोटेम सर्टिफिकेशन स्पीडिंग अप 5G रोल आउट वाइल टेस्टिंग इंडियाज सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो पहले क्या होता था, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कंपनीज हैं वो कोई भी 5G वाले कंपोनेंट बना रही है, मान लो, है ना, 5G वाले जैसे राउटर बना रही है या टावर बना रही है ना, टावर में जो भी इक्विपमेंट लगते हैं वो बना रही है, टावर इक्विपमेंट लगते हैं। तो पहले क्या होता था, ये कंपनी जो है ना, ये जो इक्विपमेंट्स हैं, सारे के सारे इक्विपमेंट को सबमिट करती थी लैब को। फिर लैब में 6 मंथ तक ये टेस्ट होते थे। फिर 6 मंथ के बाद इनको मिलता था सर्टिफिकेट, और फिर ये जब सर्टिफिकेट मिल जाता था तो ये कंपनीज इन सारे इक्विपमेंट्स को मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकती थी, ठीक है। लेकिन ये जो है, अगर हमें 5G का रोल आउट जल्दी करना है, तो भाई ये जो राउटर्स हम बना रहे हैं, जो हम टावर्स के इक्विपमेंट बना रहे हैं, ये जल्दी से रोल आउट होने चाहिए। पहले 6 मंथ का कोई कंपनी वेट नहीं करना चाहती है सर्टिफिकेट्स के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि तुम अब इस प्रोटेम सर्टिफिकेट स्कीम से क्या हेल्प हो रही है कि जो पहले 6 मंथ के लिए हमें वेट करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, तुम कंपोनेंट बनाओ, तुम इक्विपमेंट बनाओ, तुम एकदम सेल करना स्टार्ट कर दो मार्केट के अंदर, और साइमल्टेनियसली पैरेलली तुम्हारी जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स हैं वो लैब के अंदर भी टेस्ट होते रहेंगे, देखते रहेंगे कि ये सही वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पैरेलली वर्क होता रहेगा। तो अब जो 5G का रोल आउट है, वो ये मतलब और जो अच्छी जनरेशन्स का रोल आउट है, 5G का हो गया, 6G का हो गया, उसके अच्छे इक्विपमेंट हैं, 5G के अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, उनका रोल आउट जल्दी होगा, ठीक है। वो यही बोलने की कोशिश करिए, द एक्सटेंशन ऑफ प्रोटेम सर्टिफिकेट स्कीम बियॉन्ड द 1 जनवरी 2026 एक स्ट्रेटेजिक मूव है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू प्रिवेंट द सर्टिफिकेट बोटलनेक ना आ जाए इंडिया के अंदर फॉर 5G एंड ब्रॉडबैंड रोल आउट के लिए, बाय अलाउइंग कंपनीज टू सेल इक्विपमेंट। वो अपनी इक्विपमेंट को सेल कर सकते हैं, वाइल फॉर्मली सिक्योरिटी टेस्टिंग भी प्रोग्रेस में होगी पैरेलली। द गवर्नमेंट इज एसेंशियली ट्रेडिंग इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव स्पीड फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कंप्लायंस, ठीक है। तो प्रोटेम मैकेनिज्म क्या होता है, वही आपको बताया कि यहाँ पर क्या है कि कोई भी कंपनी जो है अपने जैसी वो प्रोडक्ट बना लेगी, वो एक डिक्लेरेशन ऑफ कन्फर्मिटी साइन करेगी, ठीक है, या उसको बोलेगी कि हमने एक सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया है चीज़, अब हम इसको सीधे बेच रहे हैं, और साइमल्टेनियसली मार्केट में प्रोडक्ट तो आ ही जाएगा। फिर साइमल्टेनियसली वो अंडरगो जाएगा रिगरस टेस्टिंग एट द टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग लैब अगेंस्ट द HSR इंडिया टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट भी होती रहेंगी पहले। तो जो पहले 6 मंथ का गैप आता था, स्टॉपेज गैप आता था, अब उसको हटा दिया है, और ये पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू बढ़ा मतलब पहले अब आप बेच सकते हो सामान, ठीक है। तो की इक्विपमेंट अंडर द प्रोटेम अम्ब्रेला क्या है, कौन से इक्विपमेंट इस पर्टिकुलर अम्ब्रेला के अंदर आए हैं, वो है 5G कोर SMF, जो कि सॉफ्टवेयर ड्रिवन हार्ट है 5G का, IP राउटर्स हो गए, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल्स हो गए, और वाईफाई 6 और वाईफाई 7 इक्विपमेंट हो गए, जो कि नेक्स्ट जनरेशन हाई स्पीड वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि इनका रोल आउट जल्दी हो पाए मार्केट के अंदर, हमें अपनी टेस्टिंग के लिए 6 मंथ रुकना ना पड़े, ठीक है। इसलिए इस पर्टिकुलर स्कीम को बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। अभी ऐसा हुआ है, और इन पे जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की प्राइसिंग होती है, वो प्राइसिंग भी कम हुई है। तो इससे क्या है, जो MSME है ना, उनके 1200 प्लेयर नए आ गए हैं MSME। अब MSME आ गए हैं, पहले क्या होता था, जाइंट्स आते थे, जो मैसिव जाइंट होते थे, टेलीकॉम जाइंट होती थी या टेलकॉस कंपनी होती थी, वो आती थी। अब क्या है, 1200 नए प्लेयर आ गए हैं। तो ये बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज़ होने की वजह से, और गवर्नमेंट ने जो सर्टिफिकेट पे फी स्लैश करी है 50% फॉर MSME और स्टार्टअप एंड 100% फॉर गवर्नमेंट बॉडीज़, उसकी वजह से क्या है, 1200 से मतलब 800 से 1200 नए MSME प्लेयर आ जाएंगे बाय 2027, ठीक है।
और इन्होंने क्या है रिड्यूस कर दिया है, क्यों? क्योंकि लोअर कॉस्ट हुआ है ना, लोअर फी हुई है और रिड्यूस बैरियर टू एंट्री हुई है, ठीक है। अभी स्मॉल फर्म को सिर्फ 12 से 15 लाख रुपए पर प्रोडक्ट कैटेगरी ऑन टेस्टिंग और वेटिंग सिर्फ खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। और नॉर्मली वेटिंग पीरियड जो है, वेटिंग कॉस्ट जो है वो खत्म हो गया है ना। रिवेन्यू अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल प्लेयर, लगभग जो है इतने टावर्स 4 लाख टावर्स आएंगे, उसके रिफ्रेश इक्विपमेंट आएंगे एवरी 6 to 7 ईयर्स। ये शिफ्ट क्या है, करंटली 90% ऑफ द डिमांड जो है पहले ग्लोबल जाइंट पूरी करते थे, अब ये 1200 जो नए प्लेयर हैं वो आके करेंगे। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कि 4000 से 6500 करोड़ रुपए तक का जो है ये शिफ्ट, ये रिकरिंग डिमांड क्रिएट करके देंगे। और ये जो पूरी डिमांड है शिफ्ट हो जाएगी एमएसएमई के लिए विद इन द 3 ईयर्स, मतलब इतना का धंधा करके देंगे डायरेक्टली एमएसएमईज। द सिक्योरिटी डिलेमा ग्लोबल एंड लोकल, देखो एक प्रॉब्लम है, अगर हमने पैरेलली जो इक्विपमेंट्स है उनको बोल दिया कि अब इनको आप सेल आउट कर सकते हो, और मान लो ये जो टेस्टिंग है इनमें फेल हो गए इक्विपमेंट, तो रिकॉल करना पड़ेगा इन कंपनीज को सारे इक्विपमेंट। जब ये इक्विपमेंट जो नए इक्विपमेंट इनको रिकॉल करने की कोशिश करेगी तो भाई ये तो बिजनेस की स्पीड पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इन बिजनेस ने तो पहले ही लगा के रख लिया होगा इक्विपमेंट, है ना, उन पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा। और क्या है, कुछ जो जाइंट्स हैं वो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोटेम जो सर्टिफिकेट है इसका मिसयूज़ करेंगे, बोलेंगे कि हमारी जो प्रोसेस है ना भाई बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो प्रोसेस तो चलती रहेगी और ये बार बार नए नए प्रोडक्ट बना के रोल आउट करते रहेंगे, जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकती है ना भाई। जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट तो हुआ ही नहीं कभी, और आपने उसको रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया बार बार, परपेचुअल टेस्टिंग करते रहें। By remaining in the perpetual testing, they could deploy equipment without even passing the ITSAR security check, ठीक है। तो बार बार ये यूज़ करते रहेंगे, ये परमानेंट लूप होल की तरह भी वर्क करेगा, है ना, इनडायरेक्टली प्रोटेम वाली जो विंडो है। रिस्क ऑफ डाइल्यूशन, जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है वो ऑनर सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली ट्रस्ट सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है। तो उसको भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है बहुत ज़्यादा। और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो नेटवर्क है, 5G कोड जो है हमारा ब्रेन है ऑफ द नेटवर्क, उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कोई और नेशन जाइंट है ना, मतलब कोई और कंपनी या कोई और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकती है, उस पर्टिकुलर खामी को, ठीक है, एक्सप्लॉइट कर सकती है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि द IPR आर्ग्यूमेंट्स, डोमेस्टिक फर्म वांट एक्सटेंशंस रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द कंपनीज जो खुद की जो इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर वर्क कर रही है ना, उनको ही सिर्फ एक्सटेंशन दिया जाए, कोई भी फॉरेन जाइंट्स को ना दिया जाए, क्योंकि वो अपनी खुद की IP लाएं और फिर उसे बेचना स्टार्ट कर दें, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो, है ना, नेशनल सिक्योरिटी पे बात आ जाएगी। द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द बैकडोर रिस्क ऑफन एसोसिएटेड विद द फॉरेन गेयर, जो फॉरेन कंपनीज है उनके गेयर्स में डिफिकल्टी हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है ना। अगला ये सेम चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, यूनियन बजट 2026-27 काउंटिंग ऑन द बिग नंबर अमिड एक्सटर्नल हेडविंड्स। इसमें क्या है, आर्टिकल हाईलाइट करता है कुछ क्रिटिकल थीम्स को। सस्टेनेबल एक्सटर्नल हेडविंड्स, भाई इंडिया की इकोनॉमी अब एंटर करने वाली है नए बजट साइकिल के अंदर, है ना, लेकिन वो बहुत प्रेशर के अंदर इस पर्टिकुलर बजट साइकिल के अंदर एंटर करेगी। एलिवेटेड US टैरिफ्स, यूएस ने 25% हम पे एडिशनल टैरिफ लगा रखा है, तो उसके होते हुए हमें एंटर करना पड़ेगा नए बजट के अंदर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लैग हो रही है, लोग पैसा खींच के वापस जा रहे हैं मार्केट से, है ना, और इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल हो रही है। NBFC सही से पैसा नहीं उठा पा रही है, बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है, वहाँ पर 0.2% की NDTL ही बची हुई है ना, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम के साथ अभी हमारे इंडियन इकोनॉमी को बजट के अंदर नए बजट साइकिल के अंदर जाना पड़ रहा है। दूसरी ओर एक नॉमिनल GDP, द मिसिंग ग्रोथ, ये एक बहुत क्रिटिकल नंबर है, ठीक है, इन अ ग्राफिक, बिकॉज एक ग्राफिक था उसमें से मैंने उठाया ये, तो इसलिए बोल रहा है इन अ ग्राफिक, बिकॉज इट डायरेक्टली डिटरमाइन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। देखो जो GDP होती है ना वो करंट प्राइस पे होती है, जो आज का प्राइस होता है, ठीक है। अगर आज का प्राइस किसी भी चीज़ पे बढ़ेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसलिए जो नॉमिनल GDP है, जो इन्फ्लेशन को काउंट करती है ना, जो इन्फ्लेशन इंक्लूड करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू के लिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर उसको बहुत देखता है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो वो उसको एस्टिमेट किया गया लगभग 8% पे, ठीक है, सिग्निफिकेंटली लोअर
जो हमारा टारगेट, देन द टारगेट ऑफ 10.1% अज्यूम इन द प्रीवियस बजट। हमने पहले बजट में सोचा था कि 10.1% पे जाएगी हमारी नॉमिनल जीडीपी, वो सिर्फ 8% पे आके रुक गई है ना, एस्टिमेट हो रहा है। क्यों ये मैटर करता है, हमने बताया कि अगर अगर जो नॉमिनल जीडीपी है वो कम होगी तो इनका जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू कम होगा तो इनको फंडिंग करनी पड़ेगी, और फंडिंग बोरिंग करनी पड़ेगी, है ना, अपने शॉर्टफॉल को बचाने के लिए या अपने फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, है ना। 4.4% पे है, लेकिन अगर ज़्यादा शॉर्टफॉल आता है तो इनको ज़्यादा बोरिंग करनी पड़ेगी अपने फिजिकल डेफिसिट को 4.4 पे रखने के लिए। दूसरी ओर जो रियल जीडीपी होती है, डिस्पाइट द अगर नॉमिनल जीडीपी स्लो डाउन भी हो, लेकिन रियल जीडीपी अगर स्ट्रॉन्ग, हमारी रियल जीडीपी 7.4% पे स्ट्रॉन्ग है, कीपिंग द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी अभी भी, ठीक है। मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा कि क्या नॉमिनल जीडीपी होती है और क्या रियल जीडीपी होती है, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, ठीक है, आगे मतलब डिफरेंस ही बता देता हूँ, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी का फोकस होता है मनी वैल्यू पे, रियल जीडीपी का होता है प्रोडक्शन वैल्यू पे। कैसे, देखो, ये करंट प्राइस पे होती है, ये बेस प्राइस पे होती है, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ, ईयर 1 है, ईयर 1 में प्रोड्यूस हुआ एप्पल, मान लो प्रोड्यूस हुआ एप्पल 100 एप्पल्स प्रोड्यूस हुए। अगर 100 एप्पल प्रोड्यूस हुए और एक एप्पल की कीमत है 10 रुपये, ठीक है, तो टोटल कितना, नॉमिनल जीडीपी क्या बोल रही है बेस ईयर में, ये बेस ईयर है। नॉमिनल जीडीपी क्या बोल रही है, नॉमिनल जीडीपी बोल रही है करंट प्राइस, देखो फॉर्मूला क्या है, करंट प्राइस इंटू द क्वांटिटी ऑफ करंट क्वांटिटी। तो करंट क्वांटिटी है 100, करंट प्राइस है 10, तो आगे नॉमिनल जीडीपी 100,000। रियल जीडीपी क्या बोल रही है, रियल जीडीपी भी सेम चीज़ बोल रही है, बेस प्राइस भी यही है 100, सॉरी बेस प्राइस तो 10 है और क्वांटिटी 100 है, तो ये भी सेम बोल रही है, ठीक है। तो अभी इन्होंने कुछ ज़्यादा डिफरेंस शो किया नहीं, लेकिन जब हम ईयर 2 में जाएंगे, ठीक है, जब हम ईयर 2 में जाएंगे तो अब मान लो प्रोड्यूस सेम ही हुआ, ठीक है, प्रोड्यूस सेम ही हुआ, 100 एप्पल ही प्रोड्यूस हुए, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन की मार थी तो जो प्राइस थे वो 12 रुपये हो गए। तो अब नॉमिनल क्या बोलेगा करंट प्राइस पे, तो 12 गुणा 100, 1200 रुपये बोलेगा। लेकिन लेकिन जीडीपी क्या बोलेगा, रियल जीडीपी क्या बोलेगा कि भाई तुमने कुछ ऐड नहीं किया, तुमने पहले भी 100 ही एप्पल प्रोड्यूस किए थे एक फैक्ट्री ने, और अभी भी 100 ही प्रोड्यूस किए हैं, तो 100 एप्पल प्रोड्यूस किए, बेस प्राइस 100 पे, तुमने कुछ नहीं किया, 1000 पहले था 1000 बाद में है। ये तो भैया जो दिख रहा है ये थोड़ा इन्फ्लेशन का पार्ट है जो तुम्हें दिख रहा है, कुछ रियल ये जो ग्रोथ आई है ये इन्फ्लेशन की तरफ से ग्रोथ आई है, ना कि असलियत में कोई कंपनी ने प्रोड्यूस किया है ज़्यादा क्वांटिटी। अगर ये 12 हो जाती, 112 हो जाती तो मैं समझ सकता था, हाँ अभी प्रोड्यूस किया है, कुछ कैपेसिटी इंक्रीज करी है, कुछ जॉब क्रिएट करी है। तो यही अंतर है एक रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस को यूज़ करता है जो टैक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो जीडीपी है, जो रियल जीडीपी है, वो इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इकोनॉमिक ग्रोथ को देखता है कि क्या असलियत में कुछ कंपनियों ने वैल्यू एडिशन करी है, वैल्यू एडिशन हुई है या नहीं हुई है, वो ये देखता है, ठीक है। अगला ग्लाइडिंग पाथ क्या है, हमने बोला है कि टारगेट कमिटेड टू द कमिटमेंट टू ब्रिंग डाउन द डेफिसिट फ्रॉम 4.5% ऑफ जीडीपी और लोअर बाय द फाइनेंशियल ईयर 26 और 27, ठीक है। करंट स्टेटस क्या है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 में हमने क्या एस्टिमेट किया था 4.8 होगा। इस बार के बजट जो हमारा पुराना बजट था जो अभी चल रहा है करंट बजट है, उसमें हमने टारगेट कर रखा है 4.4%, ठीक है। अ सेव ईयर, ये क्यों हम इसको कंसोलिडेट कर पाएंगे, हमारा जो टारगेट 4.4% है क्यों हमारा इतना ही रहेगा, ठीक है, और ज़्यादा डेफिसिट डाउन भी नहीं होंगे हम, क्यों, क्योंकि आरबीआई ने हमें जो नॉन टैक्स रिवेन्यू है, आरबीआई ने बहुत ज़्यादा डिविडेंड हमें दिया है इस बार, 2.69 लाख करोड़ हमें आरबीआई ने दिया, जो कि 0.4% है जीडीपी का, ठीक है, जो एक्ट कर रहा है एक मैसिव बफर, ऑफसेट कर रहा है लोअर टैक्स बायंसी। हमें टैक्स की फॉर्म में इस बार कम मिला है क्योंकि जीएसटी रेशनलाइजेशन हुआ है और हमने इनकम टैक्स में भी वेरिएशंस करे हैं, जिसकी वजह से हमारी टैक्सेबल रिवेन्यू कम हुआ है, लेकिन नॉन टैक्सेबल रिवेन्यू जो कि आरबीआई का डिविडेंड है वो ज़्यादा ट्रांसफर हुआ है, पीएसयूज का डिविडेंड है वो ज़्यादा ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से हम अपना फिजिकल डेफिसिट मेंटेन कर पा रहे हैं और हमें अभी ज़्यादा बोरिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कुछ कर रहा है ग्लाइड पाथ। टोटल एक्सपेंडिचर 50 लाख करोड़ माइलस्टोन था, द बिग नंबर, द यूनियन बजट ऑफ 27 फाइनेंशियल इस प्रोजेक्टेड कि हम इसको क्रॉस कर लेंगे हमारा एक्सपेंडिचर, तो गुड, अच्छी चीज़ है। लेकिन ये स्प्लिट कैसा है, एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ सैलरीज आती हैं, सब्सिडीज आती हैं, इंटरेस्ट आता है, जो कि ज़्यादा हेल्प नहीं करता ग्रोथ के अंदर, ठीक है, जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता, उल्टा माइनस कराता है जीडीपी में, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट अलोन कंज्यूम 37% ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, हमें गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही
अपना जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही खत्म हो जाएगा। अ कंसर्निंग हाई शेयर, बहुत ज़्यादा शेयर है, ठीक है, हमें ज़्यादा हमारा पैसा जो है रेवेन्यू में चुकाने में चला जाएगा। लेकिन दूसरी ओर द ग्रोथ इंजन, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे एक तरीके से ग्रोथ की तरह काम करता है। इससे क्या हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, जो इन द एंड हमें अच्छी इनकम जनरेट करके देता है, हमें ग्रोथ करके देता है। लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं, बट विद द स्लोअर ग्रोथ ऑफ 10% कंपेयर टू द अर्लियर ईयर, ये थोड़ा कम ही रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़े आगे के डाटाज हैं। रेवेन्यू रिसीव, जिसमें टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों आए हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है कलेक्टेबल हैज बीन स्ट्रॉन्ग एट 18.38 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर दिस सो फार, ड्रिवन बाय द रोबस्ट कॉर्पोरेट अर्निंग की वजह से डिस्पाइट द हेडविंड्स। टैक्स बॉयंसी रिस्क, नॉमिनल जीडीपी है भाई हमारा कम चल रहा है 8%, अगर नॉमिनल जीडीपी कम होता है तो हमारे टैक्स ग्रोथ कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि 8% है, हमने क्या सोचा था 10.1% होगा, ठीक है। बट दिस एक्सप्लेन द हैवी रिलायंस ऑन द नॉन टैक्स रेवेन्यू, हमें ज़्यादा रिलायंस करना पड़ रहा है किस पे, आरबीआई के डिविडेंड पे, पीएसयूज के डिविडेंड पे, टू बैलेंस द बुक। बोरिंग का हमारा बोरिंग बर्डन कितना है, ग्रॉस बोरिंग हमें एक्सपेक्टेड है 14.8 लाख करोड़ की, नेट बोरिंग लगभग फ्लैट रहने वाली है 11.5 लाख करोड़ रुपीज़ की। तो बाय कीपिंग दिस बोरिंग फ्लैट द गवर्नमेंट एम्स टू अवॉइड द क्राउडिंग आउट द प्राइवेट बोरर्स, ठीक है, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा और वापस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इवेंचुअली विल रिवाइव, ठीक है। ये कुछ डाटा है, ये सेम चीज़ जो हमने डिस्कस करी वो सेम डाटा मैंने टेबल की फॉर्म में कर दिया है, उसको समझा भी दिया है। तो आज का बस यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो सच में पसंद आई है तो और लोगों को शेयर भी कर देना। थैंक यू।